आज हम देखेंगे विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे और प्रत्येक टॉपिक कवर करेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला टॉपिक सूर्य से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये है कहाँ। हाँ, मतलब हम जानते हैं कि ये सौरमंडल का मुखिया है, पर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में इसकी जगह क्या है? देखिए, अगर आप मिल्की वे को एक बहुत बड़ा शहर माने तो सूरज उसके बिल्कुल बीचों बीच, मतलब सेंटर में नहीं है। अच्छा। हाँ, ये केंद्र से करीब 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, एक तरह से शहर के बाहरी इलाके में। तो मतलब हम एक शांत से गैलेक्टिक उपनगर में रहते हैं, कह सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम केंद्र के पास होते तो वहाँ के रेडिएशन और उथल पुथल में शायद जीवन पनप ही नहीं पाता। और ये एक जगह स्थिर तो है नहीं, मैंने पढ़ा कि ये बहुत तेज गति से घूम रहा है। बहुत तेज। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से परिक्रमा कर रहा है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ, मतलब आप पलक झपकाएं और ये दिल्ली से जयपुर पहुंच गया। हर सेकंड। अरे वाह, ये तो कल्पना से भी परे है। तो फिर एक चक्कर पूरा करने में तो बहुत समय लगता होगा। बहुत ज्यादा। इतनी तेज रफ्तार पर भी सूर्य को आकाशगंगा का सिर्फ एक चक्कर लगाने में करीब 25 करोड़ साल लग जाते हैं। 25 करोड़ साल? जी, और इसी समय को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। गजब। अच्छा, यहीं पर दो शब्द आते हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। इसका एक बहुत आसान सा उदाहरण है। जब कोई चीज अपनी ही जगह पर अपनी धुरी पर घूमती है तो वो है परिभ्रमण यानी रोटेशन। जैसे पृथ्वी का घूमना, जिससे दिन रात होते हैं। बिल्कुल। और जब वही चीज किसी दूसरी चीज को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। समझ गया, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है ना? हाँ, वो भी घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। अच्छा, अब जरा इसकी आकार की बात करते हैं। हम सुनते हैं कि ये बहुत बड़ा है, पर कितना? आंकड़ों में देखें तो सूर्य का व्यास मतलब डायामीटर करीब 13,92,000 किलोमीटर है। 13 लाख? हाँ, ये पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए कि सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। 13 लाख? ये तो सोचने में भी अजीब लगता है। तो इस विशाल भट्टी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये अरबों सालों से जल कैसे रहा है? इसका जो पावर सोर्स है वो है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन? हाँ, मतलब सूर्य के केंद्र में, जिसे हम कोर कहते हैं, वहां दबाव और तापमान इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम में बदल जाते हैं। हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है तो थोड़ा सा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। सूर्य हर सेकंड में लगभग 40 लाख टन पदार्थ को ऊर्जा में बदल रहा है। 40 लाख टन हर सेकंड? जी, इसीलिए इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही है। करीब 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम। तो चलिए अब जरा सूर्य के अंदर की सैर करते हैं। इसकी जो परतें हैं उनके बारे में बात करते हैं। जरूर। तो सूर्य की संरचना को हम 6 भागों में बांट सकते हैं, 3 अंदरूनी और 3 बाहरी। तो शुरुआत सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कोर से करते हैं। कोर ये सूर्य का पावर हाउस है। यहीं पर सारा नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ का तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। 1.5 करोड़ डिग्री? हाँ, और इस तापमान पर कोई भी चीज ठोस, द्रव या गैस नहीं रह सकती। सब कुछ प्लाज्मा अवस्था में होता है। अच्छा, तो कोर में जो ऊर्जा बनी वो बाहर कैसे आती है? वो सीधे बाहर नहीं आती। कोर के ठीक बाहर की जो परत है उसे विकिरण मंडल या रेडिएटिव जोन कहते हैं। यहाँ से ऊर्जा फोटोन के रूप में आगे बढ़ती है। फोटोन मतलब प्रकाश के कण? हाँ, लेकिन ये जोन इतना घना है कि एक फोटोन को इससे बाहर निकलने में 1 लाख साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। 1 लाख साल? मतलब जो धूप आज हम पर पड़ रही है उसकी ऊर्जा ने अपनी यात्रा तब शुरू की थी जब इंसान शायद गुफाओं में रहता था। बिल्कुल, यही तो खगोल विज्ञान का जादू है। इस विकिरण मंडल के बाद आता है संवहन मंडल या कन्वेक्टिव जोन। संवहन? आप इसे एक उबलते हुए पानी के बर्तन की तरह समझ सकती हैं। यहाँ गर्म प्लाज्मा के बड़े बड़े सेल बुलबुलों की तरह ऊर्जा को सतह की ओर लाते हैं और ठंडे होकर वापस नीचे चले जाते हैं। अच्छा, और फिर हम उस सतह पर पहुंचते हैं जिसे हम देख पाते हैं। हाँ, उसे कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर। ये सूर्य का वो हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और मैंने सुना है कि इसी परत पर कुछ काले धब्बे दिखते हैं, सौर कलंक या सनस्पॉट्स। सही सुना। ये असल में काले नहीं होते, बस आसपास की सतह से थोड़े ठंडे होते हैं, इसलिए काले दिखते हैं। इनका तापमान करीब 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। मतलब ये भी बहुत गर्म है, बस तुलना में ठंडे हैं। बिल्कुल। और इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। लगभग 11 साल का एक चक्र होता है जिसे सौर चक्र कहते हैं। अच्छा,
अब प्रकाश मंडल के ऊपर क्या है? सूर्य का वायुमंडल। हाँ, प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर की परत है वर्णमंडल या क्रोमोस्फियर। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कह सकते हैं। यहीं से सौर ज्वालाएं निकलती हैं ना, सोलर फ्लेयर्स। एकदम सही। ये सूर्य की सतह पर होने वाले बहुत शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा ऊर्जा लपटों के रूप में निकलती है। और जब ये ज्वाला पृथ्वी तक पहुंचती है तभी वो खूबसूरत अरोरा लाइट्स दिखती हैं। जी, जब इन ज्वालाओं से निकले कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो घर्षण से रंगीन रोशनी पैदा होती है। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। बिल्कुल। ये तो प्रकृति का सबसे शानदार लाइट शो है। चलिए अब सबसे बाहरी परत पर आते हैं, कोरोना। कोरोना या किरीट, ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। लेकिन ये हमें रोज क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि सूर्य की अपनी चमक के आगे ये बहुत धुंधली होती है। इसे देखने का एकमात्र मौका होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। अच्छा, जब चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है तब जो रोशनी का छल्ला दिखता है वो कोरोना है। हाँ, वही दूधिया रोशनी वाला छल्ला कोरोना है। और इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसका तापमान। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये बहुत अजीब है। बहुत अजीब। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, पर कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? आग से दूर जाने पर तो गर्मी कम होनी चाहिए। यही तो खगोल भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। वैज्ञानिक आज भी इसका सटीक कारण खोजने में लगे हैं। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, सौर मंडल। सबसे पहले सौर मंडल आखिर है क्या? ये सूर्य, जो कि इसका मुखिया है, और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और मतलब जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उनका एक समूह है। जी बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि इस सौर प्रणाली की खोज, यूं कहिए कि इसका जो सही मॉडल है वो सबसे पहले कॉपरनिकस ने दिया था। अच्छा, तो सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। मुझे याद है पहले तो 9 हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को प्लूटो का बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। बौना ग्रह। हाँ। और इन 8 ग्रहों को भी मतलब 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। 4 आंतरिक ग्रह जिन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और 4 बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट्स। और इनको अलग करने वाली एक पट्टी जैसी है ना? जी, क्षुद्र ग्रह की पट्टी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट, ये इन दोनों समूहों के ठीक बीच में स्थित है। तो आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक वाले हुए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एकदम सही। और बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। पहले 4 तो हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और फिर अगले 4 बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हाँ, अब अगर आकार की बात करें तो यहाँ क्रम थोड़ा बदल जाता है, घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अच्छा। क्रम कुछ इस तरह है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये चारों बाहरी ग्रह ही आकार में सबसे बड़े हैं। और इसके बाद नंबर आता है हमारी पृथ्वी का। जी। फिर शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। उसके बाद मंगल, और सबसे छोटा है बुध। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ज्यादातर ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। हाँ। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कौन कौन से? ये हैं शुक्र और अरुण। और इसी वजह से इन ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में, यानी शुक्र। और बाहरी ग्रहों में आखिरी से दूसरा ग्रह यानी अरुण। अच्छा, ये बढ़िया है। तो चलिए एक एक करके ग्रहों को देखते हैं। शुरुआत बुध से करते हैं। मर्क्यूरी, ये सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है ना? जी, बुध और शुक्र दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। और बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे तेजी से करता है, सिर्फ 88 दिनों में। सिर्फ 88 दिन? हाँ। और यहाँ वायुमंडल तो है नहीं, इसलिए दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा। और रातें उतनी ही बर्फीली, -173 डिग्री सेल्सियस तक। तापांतर मतलब तापमान का अंतर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बाप रे। अब आते हैं शुक्र पर, वीनस। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी यही है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बिल्कुल, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये सुबह और शाम को आसानी से दिखता है। हाँ। और इसका आकार, घनत्व, व्यास सब कुछ पृथ्वी के लगभग समान है। हाँ, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी ग्रह भी कहते हैं। जी। इसके बाद है हमारी पृथ्वी, अर्थ। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन है, और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी पर जीवन की एक बड़ी वजह इसका अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव होना भी है। इसी झुकाव के कारण यहाँ मौसम में परिवर्तन होता है। अच्छा। ये अपना एक चक्कर, मतलब एक घूर्णन,
23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। और सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में से लगते हैं 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। हाँ, और यही जो अतिरिक्त समय है, हाँ, 5 घंटे 48 मिनट वाला, यही हर 4 साल में एक लीप ईयर बना देता है। बिल्कुल। एक और बात, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होती है, जो कि 3 जनवरी को होता है, तो उस स्थिति को उपसौर या पेरीहेलियन कहते हैं। और जब सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, तो उसे अपसौर कहते हैं, अफेलियन। जी। चलिए अब चलते हैं मंगल पर, मार्स। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। वो शायद आयरन ऑक्साइड की वजह से है ना? हाँ, वहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है और वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन की संभावना है तो वो मंगल पर ही है। इसके उपग्रह भी हैं? हाँ, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और जो डीमोस है वो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अच्छा जी। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मॉन्स, वो भी मंगल पर स्थित है। अब आते हैं बाहरी ग्रहों पर। सबसे पहले बृहस्पति, जुपिटर। यह तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा, और ये अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। लगभग 10 घंटे में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। सिर्फ 10 घंटे में? जी। इसका एक उपग्रह है गैनीमीड। ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध ग्रह से भी बड़ा है, मैंने पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल। बृहस्पति के बाद है शनि, सैटर्न। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी सबसे बड़ी पहचान तो इसके चारों ओर के छल्ले हैं। 7 वलय हैं, है ना? जी, 7 मुख्य वलय हैं। और इसका घनत्व इतना कम है, मतलब इतना कम कि अगर इसे पानी में रखा जाए तो ये तैरेगा, डूबेगा नहीं। सच में? ये तो कमाल है। हाँ, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और एक ताजा जानकारी ये है कि अब सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के ही पास हैं, 82। अच्छा, पहले बृहस्पति के पास थे। जी, अब शनि ने उसे पीछे छोड़ दिया है। अगला ग्रह है अरुण, यूरेनस। ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा है और ये अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है ना, लगभग 98 डिग्री तक। हाँ, और इसी वजह से ये लेटा हुआ ग्रह जैसा प्रतीत होता है। इसका रंग भी कुछ अलग है। जी, मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। और अब आखिरी ग्रह वरुण, नेपट्यून। ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। हाँ, और सबसे दूर होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। कितना समय? लगभग 165 वर्ष। 165 साल? जी। इसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसमें सच कहूं तो हम आज भी पूरी तरह से सब कुछ नहीं जानते। मतलब वैज्ञानिकों में भी इस पर अभी मतभेद हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम सीधे तौर पर पृथ्वी के केंद्र तक तो पहुंच ही नहीं सकते, तो जो भी जानकारी है वो अप्रत्यक्ष स्रोतों से है। जैसे कि तापमान, दबाव या फिर भूकंपीय तरंगें। हाँ बिल्कुल, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूकंपीय तरंगे ही हैं। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प तथ्य है। वो क्या? ये कि पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, हर 32 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। हर 32 मीटर पर 1 डिग्री? तो केंद्र तक पहुंचते पहुंचते तो तापमान बहुत ही ज्यादा हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। खैर, इसकी संरचना को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तरबूज का? हाँ बिल्कुल, तरबूज का। जैसे हम तरबूज का एक टुकड़ा काटकर उसके अंदर की परतें देख लेते हैं ना, छिलका, फिर गूदा, फिर बीज। बस वैसे ही पृथ्वी को भी हम 3 मुख्य भागों में बांटकर समझते हैं। ठीक है, तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, यानी भूपरपट्टी। ठीक है। उसके बीच का हिस्सा है मैंटल, और सबसे अंदरूनी जो केंद्र है वो है कोर। क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो चलिए सबसे बाहरी परत से शुरू करते हैं, जहां हम रहते हैं, क्रस्ट से। बिल्कुल। क्रस्ट पृथ्वी का कह सकते हैं कि छिलका है, सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत। लेकिन इसकी मोटाई तो हर जगह एक जैसी नहीं होगी। महाद्वीपों पर अलग, महासागरों में अलग। सही। महासागरों के नीचे ये काफी पतली होती है, मतलब औसतन सिर्फ 5 किलोमीटर। सिर्फ 5 किलोमीटर? हाँ, और वहीं महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर तक होती है। अच्छा। और ये बनी किस चीज से है? इसका निर्माण मुख्य रूप से 2 तत्वों से हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम। अच्छा, इसीलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं। बिल्कुल, सिलिका का S और एल्यूमिनियम का Al मिलाकर बना सियाल। और इसका घनत्व मतलब डेंसिटी वो कितनी है? क्रस्ट का औसत घनत्व लगभग 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, है ना? हाँ, इसे लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल भी कहा जाता है। चलिए तो क्रस्ट के नीचे चलते हैं। अगली परत है मैंटल। हाँ, मैंटल। और ये पृथ्वी की सबसे विशाल परत है। विशाल मतलब पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% और द्रव्यमान का 67% हिस्सा अकेले मैंटल ही है। 83%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब हम जिस जमीन पर हैं वो तो बस एक पतली सी पपड़ी है। एक तरह से हाँ। असली खेल तो मैंटल में ही चल रहा है। ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका और मैग्नीशियम? तो इसका भी कोई छोटा नाम होगा? हाँ, जैसे सियाल था वैसे ये है सीमा। सिलिका का SI और मैग्नीशियम का मा। अच्छा, सियाल फिर सीमा,
और ये जो ज्वालामुखी फटते हैं तो लावा कहाँ से आता है? इसी परत से काफी गहराई तक होगी। हाँ, इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर। और जाहिर है ये क्रस्ट से ज्यादा घनी भी है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। ओ, तो सियाल हल्की है और सीमा भारी है, इसीलिए सियाल ऊपर तैर रही है। बिल्कुल सही समझा आपने। मेंटल को कुछ और नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि इसे पायरोस्फेयर भी कहते हैं और वाइट ऑफ द अर्थ भी। वाइट ऑफ द अर्थ, ये थोड़ा अजीब नाम है। हाँ, ये एक पुराना नाम है, पर पायरोस्फेयर ज्यादा सटीक है क्योंकि पायरो का मतलब आग होता है। जो इसके ज्वालामुखी स्वभाव को दिखाता है। ठीक है, तो अब हम पृथ्वी के दिल में पहुंच रहे हैं। सबसे भीतरी हिस्सा कोर। बिल्कुल, पृथ्वी का केंद्रीय भाग जिसे क्रोड भी कहते हैं, ये पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% है। और ये सबसे भारी तत्वों से बना होगा, है ना? हाँ, इसका निर्माण हुआ है मुख्य रूप से निकिल और लोहे से। निकेल और लोहा, तो इसका नाम हुआ निफे। एकदम सही। निकिल का नी और फेरस का फे मिलाकर निफे। तो ये क्रम पूरा हुआ, सबसे ऊपर सियाल, बीच में सीमा और सबसे नीचे निफे। हाँ, और ये तीनों नाम भूविज्ञानी एडवर्ड स्वेस ने बताए थे। और जाहिर है इसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक है। इसे बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। तो एक आसान तरीका है याद रखने का, निफे सबसे नीचे है और अल्फाबेट में भी सियाल ए, सीमा एम से पहले आता है। ये अच्छा तरीका है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना। वैज्ञानिकों ने इन 3 मुख्य परतों को भी आगे बांटा है। हाँ बिल्कुल, आगे के अध्ययन में पता चला कि ये परतें भी एक समान नहीं है, तो इन तीनों को भी 2-2 उपभागों में बांटा गया। जैसे ऊपरी और निचला क्रस्ट। हाँ, ऊपरी और निचला क्रस्ट, ऊपरी और निचला मैंटल और बाहरी और आंतरिक कोर। और इन परतों को जो रेखाएं अलग करती हैं उन्हें कुछ कहते हैं, है ना? उन्हें असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, और इनसे जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। अच्छा, तो ये महत्वपूर्ण है। बहुत। तो पहले 2 मुख्य परतों को अलग करने वाली रेखाएं देखते हैं। ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच जो सीमा है उसे कहते हैं मोह असंबद्धता। मोह, ठीक है। और मेंटल और कोर के बीच? मेंटल और कोर के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग। मोह और गुटेनबर्ग, ये 2 तो हो गई मुख्य सीमाएं। हाँ, अब आते हैं उन सीमाओं पर जो एक ही परत के 2 उपभागों को अलग करती हैं। ओके। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच है कोनराड असंबद्धता। कोनराड। फिर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच आती है रिपेटी असंबद्धता। रेपेटी। और आखिर में बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच है लेहमैन असंबद्धता। बाप रे, कोनराड, मोह, रिपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, ये तो 5 नाम। अब अगला चैप्टर देखते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जी। पृथ्वी पर किसी भी जगह की जो भौगोलिक स्थिति है उसका पता इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। लेकिन ये रेखाएं असल में तो है नहीं, है हाँ, ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से काल्पनिक है, एक सिस्टम बनाया गया है। अच्छा, तो अक्षांश और देशांतर में, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मूल अंतर क्या है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ग्लोब पर जो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। लेटी हुई रेखाएं। हाँ, लेटी हुई रेखाएं। और जो सीधी यानी वर्टिकल रेखाएं हैं उन्हें देशांतर कहते हैं। और जब ये मिलती हैं तो एक जाल जैसा बनता है। बिल्कुल, उस जाल को ग्रिड कहा जाता है और हर लोकेशन का पता उसी ग्रिड पर होता है। ठीक है, तो चलिए अक्षांश रेखाओं को पहले समझते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रेखा कौन सी है? सबसे मुख्य है पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा। जी, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर। ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एकदम सही, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और कर्क और मकर रेखाएं, वो भी बहुत सुनी है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूमध्य रेखा से अगर आप 23-3.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो वो है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और वो आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त भी होते हैं। हाँ, वो और ऊपर नीचे हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अच्छा, अब अक्षांश रेखाओं से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो मतलब परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ जरूर। सबसे पहला तो ये कि किन्हीं भी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहती है। कितनी होती है ये? ये होती है 111 किलोमीटर, और इनके बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। जोन, ठीक है। और ये कुल कितनी रेखाएं हैं? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसमें एक छोटा सा मतभेद है। अगर आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को रेखा माने तो कुल संख्या 181 है, और अगर उन्हें सिर्फ बिंदु माने तो संख्या 179 है। समझ गया। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा तो भूमध्य रेखा ही होगी। जाहिर है, वो पृथ्वी के सबसे चौड़े हिस्से पर है। उसकी लंबाई करीब 40,075 किलोमीटर है। वाह! और सूर्य की स्थिति का इन रेखाओं से क्या संबंध है? ये कर्क और मकर रेखाएं इतनी खास क्यों है?
खास इसलिए हैं क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो पूरे साल इन्हीं दो रेखाओं के बीच में पड़ती हैं, अच्छा, इनके बाहर कभी सीधी नहीं पड़ती? कभी नहीं। इसी वजह से 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। जी, और ठीक इसका उल्टा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। जिससे ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बन जाता है। बिल्कुल सही। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब उन देशों के बारे में कुछ जानते हैं जिनसे ये रेखाएं गुजरती हैं, जैसे भूमध्य रेखा, वो कहाँ-कहाँ से गुजरती है? भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों से? हाँ, जैसे दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, अफ्रीका में? केन्या, युगांडा, सोमालिया, और एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया से भी। ठीक है। और मकर रेखा के बारे में क्या? मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। अच्छा। इसमें दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील हैं, अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका हैं, और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी गुजरती है। और अब आते हैं कर्क रेखा पर, जो भारत के लिए खास है। जी हाँ, कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है। ये कुल 18 देशों से निकलती है। 18? हाँ, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको और बहामास, अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, और एशिया में सऊदी अरब, यूएई, और फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। चलिए, ये तो अक्षांश की बात हुई। अब देशांतर रेखाओं पर आते हैं। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। यानी जो खड़ी रेखाएं। हाँ, वर्टिकल लाइंस। ये कुल 360 होती हैं। 360 डिग्री की तरह। बिल्कुल। और दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। अच्छा, वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर्स। और इस दूरी को गोरे कहते हैं। गोरे, ये तो नया शब्द है। जी। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। तो देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम वाली रेखा। वही। यहीं से दुनिया का समय तय होता है। और इसके ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन। तो समय की गणना होती कैसे है? इसका गणित बड़ा सीधा है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 15 डिग्री, और 1 डिग्री घूमने में? 15 डिग्री के लिए 60 मिनट, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अच्छा, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। बस यही याद रखना है। अब ग्रीनविच रेखा से अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे तो समय आगे जुड़ेगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय पीछे घटेगा। भारत का उदाहरण देकर समझाएं। जरूर। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो हम 82.5 को 4 मिनट से गुणा करेंगे। बिल्कुल। 82.5 गुणा 4, ये आता है 330 मिनट। 330 मिनट यानी 5.5 घंटे और 30 मिनट। एकदम सही। इसीलिए भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। अब समझ आया ये 5.5 घंटे का लॉजिक कहाँ से आता है। जी। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या कॉन्सेप्ट है? ये हमेशा से बहुत कंफ्यूजिंग लगा। हाँ, ये वाकई में दिलचस्प है। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो ज्यादातर प्रशांत महासागर और बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। ठीक। नियम यह है कि इस रेखा को अगर आप पूर्व की ओर पार करते हैं तो 1 दिन कम हो जाता है, और पश्चिम की ओर पार करते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है। मतलब अगर मैं पश्चिम की तरफ जा रही हूँ और वहाँ रविवार है, तो रेखा पार करते ही सोमवार हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप पूर्व की तरफ आ रहे हैं और सोमवार है, तो रेखा पार करते ही वापस रविवार में आ जाएंगे। अरे वाह! इसी रेखा से दुनिया में तारीख बदलती है। क्या कुछ और भी ऐसे रोचक तत्व हैं इन रेखाओं से जुड़े हुए? हाँ, कुछ बहुत ही मजेदार तथ्य हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। बताइए। एक तो ये कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क, भूमध्य और मकर तीनों मुख्य रेखाएं गुजरती हैं। तीनों? ये तो कमाल है। जी। और एक और बात, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, एक ही नदी 2 बार? हाँ, और इसी तरह अफ्रीका की ही लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में भी तो ऐसा कुछ है? सही पकड़ा। भारत की माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, अब अगला चैप्टर देखते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल। तो सबसे पहले वायुमंडल है क्या? सीधे शब्दों में अगर कहें तो किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का एक आवरण होता है, उसे वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायुमंडल की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। बिल्कुल। और इसके अध्ययन को भी, मतलब इसकी स्टडी को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा। हाँ, जो वायुमंडल की ऊपरी परत है उसके अध्ययन को कहते हैं वायु विज्ञान, यानी एयरोलॉजी। एयरोलॉजी, ठीक है। और जो निचली परत है जहां हम रहते हैं, मौसम बनता है, उसके अध्ययन को कहते हैं ऋतु विज्ञान, यानी कि मेट्रोलॉजी। ठीक है। तो अब इस गैसीय आवरण की सबसे महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग ऑक्सीजन ही सोचेंगे। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, लगभग 78.08%। 78%? जी। ये एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका सबसे बड़ा काम है आग को तेजी से फैलने से रोकना। मतलब ये आग को एक तरह से काबू में रखने में मदद करती है। सही कहा।
और साथ ही ये पौधों के लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। अच्छा, और फिर दूसरे नंबर पर जो गैस है वो तो हम सबके लिए बेहद जरूरी है, ऑक्सीजन। बिल्कुल, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, मतलब 20.95%। और इसे जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। हाँ, और ये आग जलाने में सहायता करती है, जो नाइट्रोजन के काम से एकदम उल्टा है। एक संतुलन बनाती हैं दोनों मिलकर। बिल्कुल, ऑक्सीजन के बिना हम कोई भी ईंधन नहीं जला सकते। और तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है? वो तो 1% से भी कम होगी। हाँ, तीसरे स्थान पर है ऑर्गन, 0.93%। ऑर्गन, इसका क्या इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट में किया जाता है, क्योंकि ये एक निष्क्रिय गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रतिशत तो बहुत ही कम है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है ना? हाँ, इसकी मात्रा सिर्फ 0.03% है। ये एक भारी गैस है, इसलिए ये वायुमंडल की निचली परत में ही ज्यादातर पाई जाती है। अच्छा, ये पौधों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए ऑक्सीजन, लेकिन यही गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार भी है। एक और गैस का जिक्र आता है जिसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, हाइड्रोजन। सही कहा, हाइड्रोजन वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की? हाँ, और इसके जलने पर बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और कोई प्रदूषण भी नहीं होता, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो वायुमंडल है ये किन परतों में बटा हुआ है। कुल 5 परतें हैं और इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के सबसे नजदीक से शुरू करते हैं। हाँ, क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे नीचे है शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, फिर मध्य मंडल मीजोस्फियर, बीच में मध्य मंडल। फिर आयन मंडल आयोनोस्फेयर और सबसे बाहर है बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे निचली परत शोभ मंडल। सारी हलचल तो यही होती है। बिल्कुल, ये पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 18 किलोमीटर? हाँ, और मौसम से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं, जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, आंधी, बारिश, इंद्रधनुष का दिखना। हाँ, इंद्रधनुष भी, सब कुछ इसी परत में होता है। और यहाँ तापमान का क्या होता है? ऊपर जाने पर बढ़ता है या घटता है? शोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। अच्छा, मतलब ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती है। जी, इसीलिए इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो शोभ मंडल के ठीक ऊपर है समताप मंडल। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, समताप यानी समान तापमान। हाँ, काफी हद तक इस परत में तापमान लगभग समान रहता है और यहाँ कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, एकदम शांत। ये कहाँ तक फैली है? ये 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और इसी वजह से शायद हवाई जहाज इसी परत में उड़ाए जाते हैं ना? एकदम सही। मौसम साफ होने और तापमान स्थिर रहने के कारण वायुयान उड़ाने के लिए ये सबसे अच्छी परत मानी जाती है। और एक बहुत जरूरी चीज भी तो यहीं पाई जाती है। हाँ, ओजोन परत। ये हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेस से बचाती है। और ओजोन परत की मोटाई को मापने की भी एक इकाई है। जी, उसे डॉप्सन इकाई या डॉप्सन यूनिट कहते हैं। डॉप्सन इकाई, ठीक है। अब आते हैं बीच की परत पर, मध्य मंडल मीजोस्फीयर। ये 50 से 80 किलोमीटर तक फैली है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारी पृथ्वी की रक्षा करना। रक्षा करना किससे? अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से। अच्छा, वो जो टूटे तारे दिखते हैं? हाँ, वो असल में टूटे तारे नहीं बल्कि उल्कापिंड होते हैं, जो इसी परत में आकर घर्षण की वजह से जलकर खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। तो एक तरह से ये हमारा स्पेस शील्ड है, कह सकते हैं। ठीक है। मध्य मंडल के ऊपर है आयन मंडल। ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ, ये परत 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, मतलब रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, तो इसी वजह से रेडियो प्रसारण संभव होता है। बिल्कुल, और जितने भी हमारे संचार उपग्रह हैं, मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वो ज्यादातर इसी आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ताकि सिग्नल पूरी दुनिया में पहुंच सके। जी। और आखिर में सबसे बाहरी परत, बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। इसकी कोई तय ऊपरी सीमा नहीं है, ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो सबसे हल्की गैसें हैं, उनकी अधिकता होती है। वायुमंडल यहाँ बहुत ही विरल होता है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्वालामुखी मतलब वोल्केनो होता क्या है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये धरती की सतह पर वो एक तरह का छेद या दरार है। बिल्कुल, जहां से पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ, जैसे लावा, राख और गैसें, हाँ, वो सब बाहर निकलता है। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प पॉइंट ये है कि ज्वालामुखी विस्फोट में जो गैस सबसे ज्यादा निकलती है वो असल में जलवाष्प है। ओह, मुझे लगा था कोई और जहरीली गैस होगी। नहीं, जलवाष्प। इसकी मात्रा 60 से 90% तक हो सकती है। अच्छा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी होती हैं, पर जलवाष्प ही मेन है। चलिए अब कुछ जरूरी शब्द समझ लेते हैं जो बार बार आएंगे, जैसे क्रेटर। क्रेटर वो ज्वालामुखी के ऊपर का कप के आकार का मुंह होता है, जहां से लावा बाहर आता है। बिल्कुल। और ये मैग्मा और लावा में क्या फर्क है? ये दोनों एक ही चीज है ना? हाँ, है तो एक ही चीज, दोनों पिघली हुई चट्टानें हैं, बस जगह का फर्क है। मतलब
जब तक ये पिघला हुआ पदार्थ धरती के नीचे है तब तक वो मैग्मा है, ओके, और जैसे ही वो ज्वालामुखी से बाहर निकलकर बहने लगता है वो लावा कहलाता है। ठीक है, समझ गई। और एक शब्द है सिंडर। सिंडर मतलब जब लावा हवा में उछलता है और ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। अच्छा, लावा के छोटे छोटे ठंडे टुकड़े। हाँ तो ज्वालामुखियों को उनकी सक्रियता के आधार पर भी बांटा गया है ना? जी बिल्कुल। 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला तो हो गया सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो। जैसा नाम से ही साफ है, इनसे लावा, गैस, राख मतलब कुछ न कुछ हमेशा निकलता रहता है। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। हाँ। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोर्मेंट वोल्केनो। ये वो हैं जो सालों से एक्टिव नहीं है पर भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, एक तरह से सो रहे हैं। और तीसरा है शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये वो हैं जो सालों से शांत हैं और भविष्य में भी इनके एक्टिव होने की कोई संभावना नहीं है। तो प्रसुप्त और शांत में ये अंतर समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है। प्रसुप्त में संभावना बनी रहती है, कभी कभी गैस निकलने या कंपन होने जैसे संकेत भी मिलते हैं। और शांत मतलब एक तरह से मृत मान लिया जाता है। बिल्कुल, उसमें दोबारा विस्फोट का चांस लगभग ना के बराबर होता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी एरिया की बात करते हैं, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल जैसा क्षेत्र है। हाँ, और इसकी खासियत यह है कि दुनिया के ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी इसी बेल्ट में है। अच्छा। हाँ, ये प्रशांत महासागर में अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तटों पर फैला हुआ है। तो जब भी अग्निवलय का जिक्र हो तो प्रशांत महासागर याद रखना है। एकदम। चलिए तो अब दुनिया भर के कुछ सबसे जरूरी ज्वालामुखियों पर नजर डालते हैं जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ एक नाम आता है किलायू, हवाई द्वीप पर। किलायू बहुत महत्वपूर्ण है, इसे दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, सबसे ज्यादा एक्टिव। हाँ, इसी वजह से वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर रखते हैं। और हवाई में एक और भी है, मोनोलोआ। जी, मोनोलोआ भी वही है, और एक सेंट हेलेंस का नाम भी आता है अमेरिका में। ठीक है, अब चलते हैं इटली। इटली में भी बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, जैसे कि माउंट एटना, ये तो बहुत फेमस है। हाँ, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भी सक्रिय है, और इसकी एक खास बात है। क्या? इसमें लगातार मतलब नियमित अंतराल पर विस्फोट होते रहते हैं, जिससे आसपास रोशनी बनी रहती है। ओह, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि ये भूमध्य सागर में एक द्वीप पर है और रात में इसके विस्फोट एक लाइट हाउस की तरह चमकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ। इटली में एक और है विसुवियस, पर वो प्रसुप्त है। डोर्मेंट। जी। आगे बढ़ते हैं इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया में 2 नाम बहुत जरूरी हैं। क्राकाटोआ। हाँ, क्राकाटोआ, और दूसरा है माउंट मेरापी। ठीक है, क्राकाटोआ और माउंट मेरापी। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका पर। यहाँ 3 नाम है और उनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहला है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। ओके। दूसरा है ओजोस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है। और इसकी क्या खासियत है? ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एक्टिव वोल्केनो। बिल्कुल। और तीसरा है एकांकागुआ, एंडीज पर्वतमाला पर। एकांकागुआ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। एक्सटिंक्ट। हाँ, तो तीनों में फर्क साफ है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा पर्वत, ओजोस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय, और एकांकागुआ सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। अब कुछ और देशों के ज्वालामुखी भी देख लेते हैं। जी। ईरान में है देवबंद। हाँ, देवबंद। म्यांमार में माउंट पोपा। माउंट पोपा। जी। और तंजानिया में किलिमंजारो। किलिमंजारो तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। और अंटार्कटिका में भी ज्वालामुखी है। हाँ, एक है माउंट एरेबस। और वो एक्टिव है। बिल्कुल, माउंट एरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कमाल है। अब जापान की बात करते हैं। यहाँ के 2 नाम याद रखने। एक तो फुजियामा या माउंट फ्यूजी जो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। और दूसरा है माउंट एसो, ये हाल ही में एक्टिव होने की वजह से काफी चर्चा में था। अच्छा। और अंत में भारत की बात करते हैं। भारत में कहाँ है ज्वालामुखी? भारत में 2 हैं। और दोनों ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। कौन कौन से? एक है नारकोंडम और दूसरा है बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी, ये नाम सुना हुआ है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो। जी हाँ, बैरन ज्वालामुखी। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भूकंप। भूकंप, इसका शाब्दिक अर्थ तो है भूमि का कंपन, धरती का कांपना। हाँ बिल्कुल। पृथ्वी की सतह पर जब अचानक बहुत तेज हलचल होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके पीछे का कारण है पृथ्वी की अंदरूनी ऊर्जा का बाहर निकलना, और यही ऊर्जा फिर भूकंपीय तरंगे बनाती है। एकदम सही। और इससे जुड़े 2 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। हाँ, और जिस यंत्र से इसे मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं भूकंप के कारणों पर। ये आखिर आता क्यों है?
देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला और जो सबसे सीधा लगता है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। अच्छा, मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो आसपास की जमीन कांपती है। हाँ, उससे आसपास के क्षेत्रों में कंपन होता है। दूसरा एक सिद्धांत है पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी का सिकुड़ना, ये थोड़ा अजीब है। हाँ, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर सिकुड़ रही है और इस प्रक्रिया में उसकी परतों में हलचल होती है। और एक मानवीय कारण भी है ना, जलीय भार। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है समझना। जब हम नदियों पर बहुत बड़े बड़े बांध और जलाशय बनाते हैं तो उनमें जो पानी जमा होता है उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता होगा। बहुत ज्यादा, और वो वजन नीचे की चट्टानों पर दबाव डालता है। इससे उनकी स्थिति में बदलाव आ सकता है और भूकंप की संभावना बन जाती है। लेकिन सबसे प्रमुख कारण तो कुछ और ही है। हाँ, सबसे प्रमुख कारण है प्लेट टेक्टोनिक। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कई विशाल प्लेटों में बटी हुई है। और ये प्लेटें लगातार खिसकती रहती हैं। बिल्कुल, और जब ये आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो जबरदस्त हलचल पैदा होती है और उसे ही हम भूकंप कहते हैं। अच्छा, अब भूकंप से जुड़ी कुछ शब्दावली को समझते हैं, जैसे फोकस और एपिसेंटर। देखिए, पृथ्वी के अंदर मतलब सतह के नीचे वो बिंदु जहां से ये भूकंपीय तरंगें असल में पैदा होती हैं, जहां चट्टान टूटती है। हाँ, उसे भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस। और एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर या अधिकेंद्र उस फोकस के ठीक 90 डिग्री ऊपर होता है। मतलब जमीन की सतह पर। बिल्कुल, पृथ्वी की सतह पर वो जगह जहां इन तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा विनाश भी एपिसेंटर पर ही होता होगा। हाँ, क्योंकि वहां तीव्रता सबसे अधिक होती है, सारी ऊर्जा सीधे वहीं टकराती है। ठीक है, अब इन तरंगों की बात करते हैं। भूकंप के दौरान 3 तरह की तरंगें बनती हैं, पी, एस और एल तरंगे। हाँ, चलिए पी तरंगों से शुरू करते हैं। पी मतलब प्राइमरी। हाँ, पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे, इनकी गति सबसे तेज होती है, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसीलिए ये अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। बिल्कुल, और इनकी एक और खास बात है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ना? हाँ, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इनसे विनाश सबसे कम होता है। ये बस एक तरह की पहली चेतावनी होती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर है एस तरंगे। एस तरंगे यानी द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स। इनकी औसत गति पी तरंगों से लगभग आधी होती है, करीब 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इनकी सबसे बड़ी खासियत? इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, द्रव से नहीं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और ये अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स तरंगे होती हैं, इनसे औसत क्षति होती है। और अब आती है तीसरी और सबसे खतरनाक तरंगे, एल तरंगे। एल तरंगे, इनकी खोज HD लव ने की थी, इसलिए इन्हें लव वेव्स भी कहते हैं। ये धरातलीय तरंगे हैं, मतलब सतह पर चलती हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये सबसे खतरनाक है। इनकी गति सबसे धीमी होती है, लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड ही। पर विनाश सबसे ज्यादा यही करती हैं। हाँ, धरातल पर जो भी विनाश हम देखते हैं वो मुख्य रूप से एल तरंगों के कारण ही होता है। ये भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब दुनिया के उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। दुनिया को 3 मुख्य भूकंपीय क्षेत्रों या बेल्ट्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रशांत महासागरीय पेटी। हाँ, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। दुनिया के लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं ना? बिल्कुल, अग्निवलय, क्योंकि यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी दोनों बहुत ज्यादा हैं। इसमें चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का से लेकर जापान और न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं। मतलब एक पूरा वलय। और दूसरा क्षेत्र? दूसरा क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहाँ लगभग 21% भूकंप आते हैं और ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि भारत इसी पेटी में आता है। सही कहा, हिमालय का पूरा क्षेत्र इसी में है। और तीसरी है मध्य अटलांटिक पेटी। हाँ, मिड अटलांटिक बेल्ट, ये अटलांटिक महासागर में है और यहाँ दुनिया के बाकी बचे मतलब लगभग 16% भूकंप आते हैं। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना तो लगभग नामुमकिन है, पर एक संकेत मिलता है ना? हाँ, एक तथ्य है कि भूकंप आने से ठीक पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जमीन की दरारों से ये गैस निकलने लगती है। हाँ, पर ये हर बार हो जरूरी नहीं, इसलिए इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। ठीक है, अब भूकंप को मापने की बात करते हैं। यंत्र तो सिस्मोग्राफ है, पर पैमाने कई हैं। हाँ, पैमाने 3 हैं, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और रॉसी फेरल स्केल। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो रिक्टर स्केल का ही होता है। बिल्कुल, रिक्टर स्केल ही सबसे ज्यादा मान्य है। इसमें 1 से 9 तक की रीडिंग होती है और इसकी हर अगली इकाई पिछली वाली से 10 गुना ज्यादा तीव्र होती है। हाँ, तीव्रता 10 गुना बढ़ती है, मतलब 3 रिक्टर का भूकंप 2 रिक्टर के भूकंप से 10 गुना ज्यादा कंपन पैदा करेगा। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, और जो रॉसी फेरल स्केल है उसमें मापन 1 से 11 तक होता है। चलिए, तो अब कुछ मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। ठीक है। पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस जगह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूकंप केंद्र या फोकस। और पृथ्वी की सतह पर ठीक फोकस के ऊपर का बिंदु वो कहलाता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर, जहां पहला झटका महसूस होता है। कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? एल तरंगे, क्योंकि वो धरातलीय होती हैं।
विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और आखिरी सवाल, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? रेडॉन गैस की। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, महाद्वीप और महासागर। हाँ, और हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी की सतह के विभाजन से। ये आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। अच्छा, जी, पृथ्वी का लगभग 71% भाग, मतलब ज्यादातर हिस्सा महासागरों से ढका है। और बाकी का 29%? वो जमीन है, यानी महाद्वीप। और इसी विशाल जल राशि की वजह से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखती है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। बिल्कुल। तो फिर पानी की दुनिया से ही शुरू करते हैं। हाँ, विश्व में कुल कितने महासागर हैं? मुख्य रूप से 5 प्रमुख महासागर माने जाते हैं, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो। हाँ, आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिणी, और सबसे छोटा है आर्कटिक। 5 महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। ये क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, पर इसके लिए एक बहुत ही सरल ट्रिक है जो परीक्षाओं के लिए काफी काम आती है। अरे वाह, बताइए। बस एक शब्द याद रखना है, पैसा। पैसा। जी, P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से सदर्न और A से आर्कटिक। ये तो बहुत बढ़िया है। पैसा, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक का क्रम। बिल्कुल। तो चलिए P यानी पैसिफिक से ही शुरू करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ये तो हम जानते हैं। और क्या खास है? यह सिर्फ सबसे बड़ा ही नहीं, बल्कि सबसे गहरा भी है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। 1/3? हाँ, और पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, वो इसी महासागर में है। मैंने रिंग ऑफ फायर के बारे में भी सुना है, वो भी यही है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय क्षेत्र भी यही है। दुनिया के 75% से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ज्यादा भूकंप इसी इलाके में आते हैं। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया के पास जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वो भी प्रशांत महासागर में ही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कमाल है। अब आते हैं पैसा के अगले ए पर, यानी अटलांटिक महासागर दिखती है। जी, इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी है। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में आता है। अच्छा, और इसका सबसे गहरा स्थान? वो है प्यूटोरिको गर्त। मैंने उत्तरी अटलांटिक में सारगेसो सागर के बारे में भी पढ़ा है, वो क्या है? सारगेसो सागर बहुत ही अनोखी जगह है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इसका कोई तट नहीं है। कोई तट नहीं? मतलब ये चारों ओर से समुद्र से ही घिरा हुआ है। इसका नाम सारगैसम नाम की एक समुद्री वनस्पति के कारण पड़ा है। और प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल भी तो यही है। हाँ, वो भी यही है। और व्यापार के नजरिए से देखें तो ये दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, अब आई पर आते हैं, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। जी, तीसरा सबसे बड़ा महासागर, और ये दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये उत्तर में एशियाई महाद्वीप से घिरा हुआ है। मतलब इसका फैलाव बाकी महासागरों की तरह ध्रुवों तक नहीं है। और इसका सबसे गहरा बिंदु? वो है सुंडा गर्त, जिसे पहले जावा गर्त भी कहते थे। चलिए, अब एस और ए बचे हैं, सदर्न और आर्कटिक। हाँ, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। ये दुनिया के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है। इसका विस्तार कहाँ तक है? इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण तक माना जाता है। और आखिरी सबसे छोटा आर्कटिक महासागर? जी, ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है उत्तरी गोलार्ध में। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। छिपता हुआ? हाँ, क्योंकि ये साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है, जैसे छिपा हुआ हो। बहुत दिलचस्प। तो ये तो हुए महासागर। अब बात करते हैं जमीन की, यानी महाद्वीपों की। बिल्कुल, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। अगर हम क्षेत्रफल के घटते क्रम में देखें तो सबसे बड़े से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा। हाँ, दुनिया की लगभग 60% आबादी यहीं रहती है। इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर पुरानी सभ्यताएं यहीं नदियों के किनारे बसी। बिल्कुल। कुछ मुख्य बिंदु याद रखने वाले हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है, सबसे छोटा मालदीव, और सबसे लंबी नदी यांगस्टी, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, वो भी यही है। ठीक है। एशिया के बाद अफ्रीका, इसे काला या अंध महाद्वीप क्यों कहते थे? क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में दुनिया को बहुत बाद में पता चला। लेकिन इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक खासियत है। वो क्या है? ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अहम तथ्य है। जी, यहाँ का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, सबसे लंबी नदी नील और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो। बहुत बढ़िया। अब उत्तरी अमेरिका पर आते हैं। हाँ। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। हाँ, इसके मुख्य तथ्यों में सबसे बड़ा देश है कनाडा। और सबसे लंबी नदी? मिसिसिपी, मिसौरी। बिल्कुल, मिसिसिपी, मिसौरी। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट मैकिनले। ठीक है, अब दक्षिण की ओर चलते हैं, दक्षिणी अमेरिका। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप।
यहाँ का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। और सबसे लंबी नदी तो अमेज़न ही होगी। हाँ, अमेज़न। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एकांकागुआ। चलिए अब उस महाद्वीप की बात करते हैं जहां कोई स्थायी रूप से नहीं रहता, अंटार्कटिका। 5वां बड़ा महाद्वीप। यह पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ कोई रहता नहीं है तो फिर यहाँ होता क्या है? यहाँ विभिन्न देशों के शोध केंद्र हैं। वे जलवायु और विज्ञान पर शोध करते हैं, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। अच्छा, अब बचे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यूरोप क्षेत्रफल में 6वां बड़ा महाद्वीप। यहाँ एक रोचक तथ्य है रूस के बारे में। बताइए। रूस का ज्यादातर हिस्सा तो एशिया में है, पर उसे यूरोपीय देश माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी राजधानी मॉस्को यूरोप में है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा और सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्ब्रस। और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। जी, वेटिकन सिटी। और आखिर में दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, इसके बड़े हिस्से में कम वर्षा होती है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? सबसे बड़ा देश तो ऑस्ट्रेलिया खुद है, सबसे छोटा नारू, सबसे लंबी नदी मरे है और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट कोज्यूस्को। अब अगला चैप्टर देखते हैं विश्व की नदियां। जी बिल्कुल। और जब हम दुनिया की नदियों की बात करते हैं तो शुरुआत एशिया से ही करनी पड़ती है। एशिया से ही क्यों? क्योंकि यहीं पर है दुनिया की छत, तिब्बत का पठार। इसे एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं। यहीं से यांगसी, मेकांग, साल्विन जैसी विशाल नदियां निकलती हैं। अच्छा, तो यांगस्टी से शुरू करते हैं। हाँ, मुझे ये तो पता है कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, करीब 6300 किलोमीटर। हाँ, लंबाई तो है ही, पर इसका असली महत्व चीन की अर्थव्यवस्था के लिए है। वो कैसे? आप सोचिए, चीन की लगभग 1/3 आबादी इसी नदी के बेसिन में रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध थ्री गोर्जेस डैम, वो भी इसी पर है। जी। और शंघाई जैसा बड़ा आर्थिक केंद्र भी इसी के मुहाने पर है। चीन में तो इसे चांगजियांग कहते हैं। चांगजियांग मतलब लंबी नदी। और मिकांग नदी, ये तो कई देशों से होके गुजरती है। हाँ, 6 देश, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। 6 देश एक ही नदी पर। तो मतलब पानी को लेके तनाव तो रहता ही होगा। हमेशा। ये इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौतियों में से एक है। ऊपर वाला देश अगर बांध बना ले तो नीचे वालों के लिए मुश्किल हो जाती है। और करोड़ों लोगों की खेती और मछली पकड़ने का सवाल है। ये तो जीवन का सवाल हुआ। बिल्कुल। अब आते हैं हुआंगहो नदी पर। अच्छा, पीली नदी। जी। और चीन का शोक भी। हाँ, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं? पीली नदी और शोक। ये पूरी कहानी एक ही चीज से जुड़ी है, पीली मिट्टी, जिसे लॉयस कहते हैं। अच्छा, ये मिट्टी अपने साथ बहा कर लाती है। बहुत ज्यादा मात्रा में। इसी से पानी का रंग पीला हो जाता है, तो नाम पड़ा पीली नदी। ठीक है, ये तो समझ में आया। लेकिन शोक और विश्वासघाती क्यों? क्योंकि यही मिट्टी नदी के तल में जम जाती है, नदी उथली हो जाती है और फिर जब जोरदार बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। भयानक बाढ़। इसने इतिहास में कई बार अपनी धारा बदली है, शहर के शहर बहा दिए। इसीलिए जो नदी चीनी सभ्यता का पालना थी, वही चीन का शोक बन गई। कमाल है, मतलब जो चीज उसे खास बनाती है वही खतरनाक भी। बिल्कुल। अब भारत की नदियों पर आते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, पर एकदम उल्टी दिशा में बहती हैं। हाँ, ये हिमालय के भूगोल का एक अद्भुत उदाहरण है। एक पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में और दूसरी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में। और ब्रह्मपुत्र तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसके नाम भी तो कई है ना? हाँ, बहुत दिलचस्प है। तिब्बत में सांपो, मतलब पवित्र करने वाली। फिर अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। जी, जमुना बन जाती है। और एक तथ्य माही नदी के बारे में हमेशा सुनने को मिलता है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक भौगोलिक तथ्य है। और ये अकेली ऐसी नदी नहीं है। अच्छा, और भी है? बिल्कुल। दुनिया में 3 ऐसी नदियां हैं जो 3 मुख्य अक्षांश रेखाओं को 2-2 बार काटती हैं। हम उस पर आएंगे। ठीक है। अब आमूर नदी, ये रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है ना? जी, एक प्राकृतिक सीमा। चीनी भाषा में इसका नाम है हेलोंगजियांग, जिसका मतलब ब्लैक ड्रैगन नदी। चलिए अब यूरोप की तरफ बढ़ते हैं। वहां नदियों की कहानी कैसी है? यूरोप में नदियों ने उद्योगों और साम्राज्यों को आकार दिया है। यहाँ की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। वोल्गा, इसे रूस में वोल्गा माँ कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये रूस के इतिहास और संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। और डेन्यूब, वो तो कई राजधानियों से होकर गुजरती है। जी, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, 4 राजधानियां इसके किनारे बसी हैं। लेकिन जब बात इंडस्ट्री की आती है तो राइन नदी का नाम सबसे पहले आता है, यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग। सही। राइन को आप सिर्फ नदी की तरह मत देखिए, ये यूरोप की एक औद्योगिक धमनी है, एक इंडस्ट्रियल आर्टरी। औद्योगिक धमनी? हाँ, ये जर्मनी के औद्योगिक दिल से गुजरती है। कोयला, लौह अयस्क, सारा कच्चा माल इसी से फैक्ट्रियों तक पहुंचता है। और तैयार माल भी इसी से बाहर जाता होगा? बिल्कुल, रॉटरडैम बंदरगाह तक, जो दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। इसीलिए इसे कोयला नदी भी कहते थे। ये यूरोप की जीवन रेखा है। और इटली में पो नदी को इटली की गंगा क्यों कहते हैं? जैसे गंगा भारत के लिए पवित्र और जरूरी है, वैसे ही पो नदी उत्तरी इटली के सबसे उपजाऊ और औद्योगिक क्षेत्र के लिए। अच्छा,
और रोम और लंदन? रोम टाइबर नदी के किनारे है और लंदन की पहचान तो टीम से ही है। बिल्कुल। अब यूरोप से अफ्रीका चलते हैं। यहाँ तो एक नदी का मतलब रेगिस्तान में जिंदगी है और सबसे बड़ा उदाहरण तो नील नदी ही है। दुनिया की सबसे लंबी नदी। पर इसकी कहानी सिर्फ लंबाई की नहीं है। तो किस चीज की है? ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक नदी ने दुनिया की एक महान सभ्यता को जन्म दिया। मिस्र तो रेगिस्तान है पूरा। हाँ, लेकिन हर साल नील नदी में आने वाली बाढ़ अपने साथ उपजाऊ काली मिट्टी लाती थी जो किनारों पर जम जाती थी। अच्छा, तो उसी मिट्टी ने रेगिस्तान में खेती को मुमकिन बनाया। ठीक समझे। और ये बाढ़ हर साल लगभग एक ही समय पर आती थी, तो मिस्र के लोग अपना कैलेंडर तक इसके हिसाब से बना पाए। इसीलिए इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। बिल्कुल। और ये दो नदियों के मिलने से बनती है श्वेत नील और नीली नील, जो सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। और अब हम उस पैटर्न पर वापस आते हैं जिसकी बात हमने की थी। अफ्रीका में भी हैं ऐसी नदियां। हाँ, यही वो पैटर्न पूरा होता है। जायरे नदी, जिसे कोंगो नदी भी कहते हैं, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, भूमध्य रेखा को? जी। और दक्षिण में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वाह, तो ये तिकड़ी पूरी हुई। भारत में माही कर्क रेखा को, अफ्रीका में जायरे भूमध्य रेखा को और लिम्पोपो मकर रेखा को। ये तो सच में अद्भुत है ना? अफ्रीका की एक और नदी है नाइजर नदी, जिसे तेल नदी कहते हैं। इसका तेल से क्या लेना देना है? ये आज वाला पेट्रोलियम नहीं है। सदियों से इस नदी के जरिए पाम ऑयल का बहुत व्यापार होता था। पाम ऑयल का? हाँ, इसीलिए इसका नाम पाम ऑयल रिवर या तेल नदी पड़ गया। और जाम्बेजी नदी पर विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात है। हाँ, धुआं जो गरजता है, स्थानीय भाषा में यही कहते हैं। ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच सीमा भी बनाती है। अब उत्तरी अमेरिका चलते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी। ये असल में एक विशाल नदी तंत्र है। अमेरिका का दिल कह सकते हैं इसे। दिल? हाँ, इसने अमेरिका के विकास में खेती से लेकर माल ढुलाई तक में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और सेंट लॉरेंस नदी? सेंट लॉरेंस नदी तो एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये महान झीलों को, ग्रेट लेक्स को, हाँ, उन्हें अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इससे बड़े बड़े समुद्री जहाज अमेरिका और कनाडा के औद्योगिक केंद्रों तक पहुंच जाते हैं। और एक नदी है रियो ग्रांडे, जो अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा बनाती है। ये तो आज बहुत चर्चित है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक सीमा भी है। अब दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, और वहां तो एक ही नदी का नाम दिमाग में आता है, अमेज़न। और आना भी चाहिए। लंबाई में नील से शायद थोड़ी छोटी हो, लेकिन बाकी हर पैमाने पर ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी से क्या मतलब है? पानी की मात्रा। पानी की मात्रा? आप यूं समझिए, दुनिया की सारी नदियों का जितना पानी समुद्र में जाता है, उसका लगभग 20%। 20%? हाँ, 20% अकेली अमेज़न नदी से आता है। ये एक नदी नहीं, एक बहता हुआ महासागर है। एक बहता हुआ महासागर? ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी भी है। जी। बारिश के मौसम में कुछ जगहों पर ये इतनी चौड़ी हो जाती है कि आप एक किनारे से दूसरा किनारा देख ही नहीं सकते। और आखिर में चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सबसे सूखा बसा हुआ महाद्वीप। बिल्कुल। इसीलिए वहां की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग नदी उस देश की जीवन रेखा है। अच्छा, ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, मरे और डार्लिंग। जी। और ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे जरूरी कृषि क्षेत्र को सींचती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का फूड बाउल कहते हैं। तो जहाँ पानी की इतनी कमी हो, वहाँ इस एक नदी पर निर्भरता बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा। और इसीलिए सूखे और पानी के बंटवारे को लेकर वहां हमेशा विवाद बना रहता है। अगला चैप्टर देखते हैं, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो आज हम भारत और दुनिया के उन खास शहरों पर नजर डालेंगे जो नदियों के किनारे बसे हैं। जी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो हम सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर ही ध्यान देंगे। बिल्कुल। हम पहले भारत के शहरों से शुरुआत करेंगे और फिर दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण शहरों को भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले जाहिर है गंगा नदी। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर है हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बक्सर, पटना, ये सब। हाँ, और झारखंड का साहिबगंज भी। जी। और यहाँ एक बहुत जरूरी तथ्य ये है कि कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। अच्छा। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब गंगा के बाद यमुना नदी, इसके किनारे 3 बड़े शहर हैं, है ना? आगरा, दिल्ली और मथुरा। जी बिल्कुल। और प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। हाँ, वो तो गंगा और यमुना के संगम पर ही स्थित है और माना जाता है कि वहां सरस्वती नदी भी मिलती थी, जो अब खैर विलुप्त हो चुकी है। ये बड़ा दिलचस्प है। चलिए अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। उसके किनारे 2 शहर हैं जो याद रखने हैं, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। हाँ, और यहाँ एक छोटी सी ट्रिक काम आ सकती है। बताइए। डिब्रूगढ़ के ब्र और ब्रह्मपुत्र के ब्र में मतलब एक समानता है, तो वो याद रखने में मदद करती है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। जी। अगला शहर है सूरत, जो ताप्ती नदी के किनारे है। हाँ, और इसे गोरखपुर से कंफ्यूज नहीं करना है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती और राप्ती सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन तो होता है। तो सूरत और ताप्ती को याद रखने का एक तरीका है, सूरत को सूरज से और ताप्ती को तपन से जोड़ लें। सूरज तपता है।
एकदम सही। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पंजाब के 2 शहर हैं, फिरोजपुर और लुधियाना। ये सतलुज नदी के किनारे हैं। जी, और अगर दक्षिण में देखें तो कावेरी नदी के किनारे कर्नाटक का श्रीरंगपट्टनम और तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली। और अहमदाबाद, वो तो साबरमती नदी के किनारे है। बिल्कुल। और जमशेदपुर, ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। जमशेदपुर वाला सवाल तो कई बार पूछा गया है। हाँ, ये मैंने भी देखा है। अब आते हैं कृष्णा नदी पर। ठीक है। इसके किनारे सांगली, जो महाराष्ट्र में है, और विजयवाड़ा बसे हैं। इसे याद रखने की कहानी है, भगवान कृष्ण जिसके संग होंगे उसकी हमेशा विजय होगी। अच्छा, तो कृष्णा नदी से संगली और विजयवाड़ा। जी। ये तो मजेदार है। अच्छा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और श्रीनगर। झेलम नदी के। हाँ, श्रीनगर को याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि श्रीनगर ने बहुत आतंकवाद झेला है। तो इसीलिए झेलम नदी। जी। कुछ और भी शहर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, जैसे अयोध्या सरयू नदी के किनारे। जी। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। कटक जो ओडिशा में है वो महानदी के किनारे। बिल्कुल। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। हाँ, और एक और कुंभ वाला शहर है उज्जैन। जी, वो शिप्रा नदी के किनारे है। अच्छा। और कोटा चंबल नदी के किनारे। और राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो ये तो हो गए भारत के शहर। अब दुनिया के कुछ प्रमुख शहरों पर एक नजर डालते हैं। जरूर। शुरुआत बगदाद से करते हैं जो इराक में है। ये तिग्रिस नदी के किनारे है। और बर्लिन जर्मनी, वो स्प्री नदी के किनारे बसा है। अच्छा। और रोम, इटली का रोम, ये टाइबर नदी के किनारे है। ये बहुत बार पूछा गया है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन सवाल है और इसे याद रखने का एक तरीका भी है। क्या? टाइबर को टाइगर से जोड़ लीजिए। टाइगर? हाँ, टाइगर को देखकर डर से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ये तो हमेशा याद रहेगा। जी। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। हाँ, और इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि लंदन से ग्रीनविच मीन टाइम रेखा गुजरती है। अच्छा। और टाइम और टेम्स सुनने में एक जैसे लगते हैं। ये भी सही है। और पेरिस सीन नदी के किनारे है। सीन नदी। हाँ, लोग पेरिस में एफिल टावर जैसे खूबसूरत सीन देखने जाते हैं, तो पेरिस और सीन नदी। ये सब ट्रिक्स तो बहुत काम की हैं। मॉस्को जो रूस में है वो तो मॉस्कवा नदी के किनारे है, नाम से ही पता चलता है। जी, वो तो आसान है। और जर्मनी का बॉन शहर राइन नदी के किनारे है। ठीक है। काहिरा मिस्र में नील नदी के किनारे। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में वो डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। अब 3 शहर एक साथ देखते हैं, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना। हाँ, ये तीनों ही शहर डेन्यूब नदी के किनारे हैं। तीनों? जी, तीनों। और एक कनेक्शन है इनमें। इन तीनों शहरों के नाम ब या व की ध्वनि से शुरू होते हैं और डेन्यूब शब्द ब पर खत्म होता है। अच्छा, ये एक पैटर्न है। हाँ, बस याद रखने में थोड़ी मदद कर सकता है। टोक्यो जापान, वो अरकावा नदी के किनारे है। और शंघाई चीन में, वो यांगसी क्यांग नदी के किनारे है। ठीक है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। और मैड्रिड स्पेन में वो मंजानारेस नदी के किनारे। मैड्रिड और मंजानारेस दोनों एम से। बिल्कुल। और अंत में दावोस स्विट्जरलैंड में। हाँ, दावोस लैंडवासर नदी के किनारे है। लैंडवासर। जी, इसे याद रखना आसान है। दावोस स्विट्जरलैंड में है और नदी का नाम लैंडवासर है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जलप्रपात मतलब वाटरफॉल आखिर होता क्या है। बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो जब किसी नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से सीधा नीचे जमीन पर गिरता है तो उसे ही जलप्रपात कहते हैं ना। बिल्कुल, यही इसकी सबसे सरल परिभाषा है। लेकिन ये भी कई तरह के होते हैं। अच्छा। हाँ, इनकी बनावट के आधार पर। जैसे पहला है खुरित जलप्रपात। खुरित मतलब हॉस्टल फॉल्स? हाँ, बिल्कुल। इसकी शक्ल घोड़े की पूंछ जैसी होती है। मतलब ऊपर से थोड़ा पतला और जैसे जैसे पानी नीचे आता है वो फैलता जाता है, चौड़ा हो जाता है। अच्छा, समझ गई। जैसे भारत का जोग जलप्रपात है। एकदम सही उदाहरण। वो एक क्लासिक हॉर्सटेल फॉल है। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ढालू जलप्रपात, कैस्केड फॉल्स। इसके तो नाम से ही लग रहा है, मतलब पानी एक ढलान पर बहता हुआ नीचे आता है। बिल्कुल, इसमें सीधा गिरावट नहीं होती, एक स्लोप होता है। हाँ। फिर एक होता है पंख जलप्रपात। पंख? फैन फॉल्स। हाँ, इसमें पानी ऊपर से गिरते हुए पंखे की तरह, मतलब पूरा फैल जाता है। दिलचस्प है। और विभक्त जलप्रपात के बारे में क्या? सेगमेंटेड। उसमें ऐसा होता है कि पानी जब नीचे गिरता है ना तो वो एक धारा में नहीं रहता, वो कई अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। ओह, जैसे भारत में शिव समुद्रम जलप्रपात है। क्या बात है, आपको तो काफी जानकारी है। हाँ, शिव समुद्रम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और एक मैंने पांतिक जलप्रपात के बारे में भी सुना है, टियर्ड फॉल्स। हाँ, पांतिक या सीढ़ीदार। इसमें पानी सीढ़ियों की तरह, मतलब एक लेवल से दूसरे पर फिर तीसरे पर ऐसे गिरता है। वाह। और एक हिमाद्री जलप्रपात भी होता है। हिमाद्री यानी फ्रोजन फॉल। इसमें या तो पानी पूरी तरह जम जाता है या फिर उसमें बर्फ के टुकड़े होते हैं। ये ठंडी जगहों पर देखने को मिलता है। ठीक है। और गोता जलप्रपात, प्लंज फॉल्स। इसमें पानी चट्टान को छुए बिना सीधा नीचे छलांग लगाता है, जैसे कोई गोताखोर डाइव लगाता है ना, बिल्कुल वैसे। अच्छा, मतलब चट्टान और पानी के बीच में एक गैप होता है। हाँ। और एक आखिरी शब्द है महाजलप्रपात, कैटरैक्ट। जी।
ये कोई अलग प्रकार नहीं है, ये बस किसी भी बहुत बड़े और शक्तिशाली जलप्रपात के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब दुनिया के कुछ सबसे मशहूर जलप्रपातों की सैर पर निकलते हैं। शुरुआत वेनेजुएला से करें। बिल्कुल सही जगह शुरुआत करने के लिए वेनेजुएला में है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। एंजल जलप्रपात। हाँ, एंजल फॉल्स। इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। 979 मीटर, ये तो बहुत ही ज्यादा है ना? ये कैरोनी नदी पर है, जिसे स्थानीय लोग कैरेप नदी भी कहते हैं। और वेनेजुएला में कोई और भी है? हाँ, एक और है, कुकिनॉन जलप्रपात। ये कुकिनॉन नदी पर है और इसकी ऊंचाई भी कुछ कम नहीं, करीब 610 मीटर है। ठीक है, अब उस वाटरफॉल पर आते हैं जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर। नियाग्रा जलप्रपात। हाँ, नियाग्रा फॉल्स। हाँ, ये सेंट लॉरेंस नदी पर है और इसकी लोकेशन बहुत खास है। ये दो बड़ी झीलों एरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। ये दोनों झीलें ग्रेट लेक्स का हिस्सा हैं, है ना? बिल्कुल। नियाग्रा अपनी ऊंचाई से ज्यादा अपनी ताकत और विशालता के लिए जाना जाता है। तो क्या हम इसे एक महाजलप्रपात कह सकते हैं? निश्चित रूप से ये एक परफेक्ट कैटरैक्ट है। अच्छा, अगर सिर्फ अमेरिका की बात करें, कैलिफोर्निया में, तो वहां कौन से हैं? कैलिफोर्निया में दो नाम याद रखने जरूरी हैं, योसेमाइट जलप्रपात और रिबन जलप्रपात। परीक्षाओं में इनकी लोकेशन अक्सर पूछी जाती है। ठीक है। और सिर्फ कनाडा में कोई खास? कनाडा में डेला जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई करीब 440 मीटर है। चलिए अब महाद्वीप बदलते हैं, अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका में सबसे पहला नाम आता है विक्टोरिया जलप्रपात का। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, है ना? बिल्कुल, जाम्बेजी नदी पर। इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। ये बहुत भव्य है, मैंने सुना है। हाँ, ये चौड़ाई में दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। अफ्रीका में एक और है, शायद बोयोमा जलप्रपात। सही, ये कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में है, जायर नदी पर। अच्छा, अब जरा और दूर चलते हैं, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में है सुत्रलैंड जलप्रपात। सुत्रलैंड, न्यूजीलैंड, ये तो याद रखना आसान है। हाँ बिल्कुल, ये आर्थर नदी पर है। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में? वहां है तुगेला जलप्रपात। ये तुगेला नदी पर ही है, तो नाम याद रखना आसान है। अच्छा, अब यूरोप की तरफ आते हैं। नॉर्वे में भी तो कुछ बहुत सुंदर झरने हैं। हाँ, नॉर्वे में 3 नाम खास हैं, मॉडल्स फोसेन, मॉडल्स फोसेन, दूसरा मोंगे फोसेन और तीसरा एस्पेलैंड्स फोसेन। नाम थोड़े मुश्किल हैं। हाँ, लेकिन बस ये याद रखना है कि ये तीनों नॉर्वे में हैं। ठीक है। और फ्रांस में? फ्रांस में गवर्नी जलप्रपात है। गवर्नी फॉल्स। जी। और भारत के जोग जलप्रपात की बात तो हमने शुरू में ही कर ली थी। हाँ, कर्नाटक में शरावती नदी पर। और वो एक खुरित जलप्रपात, मतलब हॉस्टेल फॉल का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं। अध्याय का नाम है विश्व की प्रमुख जल संधियां। इससे पहले कि हम दुनिया के नक्शे पर जाएं, पहले ये समझते हैं कि ये जल संधि होती क्या है। सीधी सी भाषा में ये पानी का एक संकरा सा रास्ता होता है जो दो बड़े समुद्रों या कह सकते हैं महासागरों को जोड़ता है, और ऐसा करते हुए ये जमीन के 2 बड़े टुकड़ों को अलग भी कर देता है। हाँ, और इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी डमरू जैसी होती है, इसीलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अपने आसपास से ही शुरू करते हैं। एशिया में सबसे पहले जिसका नाम जहन में आता है वो है पाक संधि। ये नाम सुनते ही भारत और श्रीलंका का नक्शा आंखों के सामने आ जाता है। हाँ बिल्कुल, ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। पर अगर हम असली हलचल की बात करें तो हमें थोड़ा और पूरब की ओर जाना होगा, मलक्का जल संधि की तरफ। सही, उसे समुद्री दुनिया का सुपर हाईवे कहना मतलब गलत नहीं होगा। सुपर हाईवे, ये तो दिलचस्प है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 1/4 व्यापार इसी एक रास्ते से होता है। 1/4? हाँ, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए तो ये समझ लीजिए जीवन रेखा है। उनका लगभग 80% तेल का आयात इसी पतले से रास्ते से होता है। बाप रे, सोचिए अगर यहाँ कोई रुकावट आ जाए तो क्या होगा। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। बिल्कुल, इसीलिए ये सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं है, बल्कि एक भू राजनैतिक हॉटस्पॉट भी है। ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। वाह, मतलब हमारे हाथ में जो फोन है, बहुत मुमकिन है कि वो इसी रास्ते से होकर हम तक पहुंचा हो। और इंडोनेशिया की बात हुई है तो वहीं पास में सुंडा जलसंधि भी तो है। हाँ, सुंडा जल संधि। क्या वो भी इतनी ही महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो है, लेकिन मलट्टा जितनी नहीं। सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और ये इंडोनेशिया के ही वो बहुत मशहूर द्वीपों सुमात्रा और जावा के बीच में है। अच्छा। इसे कई बार मलक्का के विकल्प के तौर पे देखा जाता है, पर यह रास्ता ज्यादा संकरा और खतरनाक है। समझ गई। अब अगर इस सुपर हाईवे से और आगे बढ़ें तो जापान पहुंचते हैं। वहां की जलसंधियों में क्या खास है? जापान की कहानी थोड़ी अलग है। वो द्वीपों का देश है, तो वहां जलसंधियां देश को अंदर से जोड़ती भी हैं और अलग भी करती हैं। 2 सबसे खास हैं। पहली सुशिमा जलसंधि जो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, लेकिन दूसरी सुगारू जलसंधि ज्यादा दिलचस्प है। वो कैसे? ये जापान सागर को सीधे प्रशांत महासागर से जोड़ती है और जापान के 2 मुख्य द्वीपों होन्शु और होकाइडो को अलग करती है। अच्छा,
अब एशिया से थोड़ा दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले है बास जलसंधि। ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को उसके दक्षिणी द्वीप तस्मानिया से अलग करती है। ये अपनी खराब मौसम और तेज लहरों के लिए काफी बदनाम है। अच्छा। फिर न्यूजीलैंड में है कुक जलसंधि, जो वहां के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है। और तीसरी है टॉरस जलसंधि, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। ये ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। ये तो कमाल है। मतलब हर जल संधि की अपनी कहानी है, अपना एक चरित्र है। बिल्कुल। और अब एक ऐसी जल संधि की बात करते हैं जो सिर्फ 2 देशों को नहीं बल्कि 2 महाद्वीपों और 2 महाशक्तियों को अलग करती है। आप बेरिंग जल संधि की बात कर रहे हैं। हाँ, बेरिंग जल संधि। रूस और अमेरिका के बीच की वो जगह सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है। रोमांचक भी है और ऐतिहासिक भी। ये चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। पर इसकी असली पहचान ये है कि ये एशिया के रूस को उत्तरी अमेरिका के अलास्का से अलग करती है। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका। हाँ, शीत युद्ध के दौरान ये दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमाओं में से एक थी। और मैंने सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी यहीं कहीं से गुजरती है। इसका क्या मतलब है? हाँ, लगभग ऐसा ही समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसके समानांतर से ही गुजरती है। इसका मतलब है कि जल संधि के एक तरफ एशिया में आज की तारीख है और दूसरी तरफ अमेरिका में बीता हुआ कल। आप सचमुच में एक छलांग में एक दिन आगे या पीछे जा सकते हैं। अविश्वसनीय। इतिहास, भूगोल और राजनीति सब कुछ एक जगह पर। चलिए अब उस इलाके की तरफ चलते हैं जिसका नाम हम रोज खबरों में सुनते हैं। मध्य पूर्व। हाँ, मैं हॉर्मुज जल संधि की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। अगर मलक्का व्यापार का सुपर हाईवे है तो होर्मुज ऊर्जा का। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ईरान को ओमान से अलग करती है। लेकिन इसका असली महत्व यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल की धमनी है। धमनी मतलब ये कि दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। ओह। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, इन सब बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल यहीं से दुनिया भर में जाता है। और वहीं पास में एक और जल संधि है, बाब अल मंदेब। इसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। ऐसा क्यों? इसका ये नाम इसके खतरनाक समुद्री रास्ते की वजह से पड़ा, जहां कई जहाज डूब जाया करते थे। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये भी 2 महाद्वीपों का अलग करती हैं, एशिया के यमन को अफ्रीका के जिबूती से। ठीक है, तो हमने एशिया को अफ्रीका से और एशिया को अमेरिका से अलग करने वाली जल संधियां देख ली। अब उस जल संधि की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, जिब्राल्टर जल संधि। हाँ, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली। बिल्कुल। ये भूमध्य सागर को विशाल अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अच्छा। ये यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। यहाँ से आप एक महाद्वीप पर खड़े होकर दूसरे को साफ देख सकते हैं। क्या बात है। अब अटलांटिक को पार करके उत्तरी अमेरिका की तरफ देखते हैं। यस। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच भी तो एक बड़ी जल संधि है। डेविस जल संधि। ये बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। सबसे चौड़ी? हाँ, ये इतनी चौड़ी है कि कई बार इसे जल संधि मानने में भी भ्रम होता है। और वापस यूरोप आए तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की वो पतली सी जगह डोवर जल संधि। बिल्कुल। ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। दुनिया की सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन यही है। ऐतिहासिक रूप से ये इंग्लैंड के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह रही है। और आज की तारीख में इसी के नीचे से चैनल टनल गुजरती है ना? हाँ बिल्कुल। पानी के ऊपर जहाज और पानी के नीचे ट्रेनें, ये आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कमाल है। चलिए अब इस सफर को अमेरिका में खत्म करते हैं। क्यूबा के आसपास 2 जल संधियां हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं, फ्लोरिडा और युकाटन। हाँ, ये दोनों ही मेक्सिको की खाड़ी से जुड़ी हैं। फ्लोरिडा जल संधि, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अमेरिका के फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। ये मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और युकाटन जल संधि ठीक उसके दक्षिण में है। ये मेक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। अच्छा। और ये मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। तो एक तरह से ये दोनों मेक्सिको की खाड़ी के 2 दरवाजे हैं। सही कहा। एक अटलांटिक की ओर खुलता है और दूसरा कैरेबियन सागर की ओर। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व के प्रमुख पर्वत। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। जी। मुख्य रूप से अगर देखें तो पर्वतों को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। 4 श्रेणियां? हाँ। अच्छा। सबसे पहले आते हैं वलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स। जी। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं। अच्छा, जैसे दबाव पड़ता है जमीन पर। बिल्कुल। और ये दुनिया के सबसे युवा, सबसे ऊंचे और सबसे विस्तृत पर्वत है। ठीक है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है भ्रंश या खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। ये जमीन में दरारें पड़ने से बनते हैं, जब कोई हिस्सा या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे धंस जाता है। फिर आते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसा नाम से ही साफ है, इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा और दूसरे पदार्थों के जमा होने से होता है। सही। और चौथा है अवशिष्ट पर्वत,
ये बहुत बहुत पुराने पर्वत होते हैं जो हवा और पानी के कटाव की वजह से घिस गए हैं। मतलब अब बस उनके अवशेष ही बचे हैं। हाँ बिल्कुल, वो लगभग समाप्त होने की कगार पर है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए महाद्वीपों के हिसाब से इन पर्वतों और उनकी सबसे ऊंची चोटियों पर एक नजर डालते हैं। उत्तरी अमेरिका से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकीज। हाँ, इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट। जी, लेकिन यहीं पर एक और श्रेणी है अलास्का श्रेणी। अच्छा, और उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिकिनले, वो इसी अलास्का श्रेणी में है। एक मिनट, मतलब रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माउंट मिकिनले, जिसे अब माउंट देनाली भी कहते हैं, वो सबसे ऊंची है। ये तो एक बहुत जरूरी फैक्ट है। अच्छा, और वहां अपलेशियन पर्वत श्रृंखला भी तो है? हाँ, एपेलेशियन अमेरिका और कनाडा के पूर्वी हिस्से में है और उसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर। जी, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिशेल है। इसके अलावा सिएरा नेवादा कैलिफोर्निया में और सिएरा माद्रे मेक्सिको में है। ठीक है, तो आप दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। वहां की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी? हाँ, लगभग 7000 किलोमीटर। 7000? जी, ये 7 देशों में फैली हुई है और इसकी और पूरे दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांकगुआ। माउंट एकांकगुआ, वाओ। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस। ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में फैली है और इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबकल। टुबकल, ठीक है। लेकिन पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। अच्छा, वो एटलस का हिस्सा नहीं है? नहीं, वो तंजानिया में स्थित है और एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी एक ज्वालामुखी है। दिलचस्प। अब यूरोप की ओर चलते हैं। वहां कौन कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं? यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। स्कैंडिनेवियाई? हाँ, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में फैली है और इसकी सर्वोच्च चोटी है गैल्डहपीगन। गैल्डोपिगन, ठीक है। फिर आती है कॉकेशियस पर्वत श्रृंखला। ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है और इसी में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। अच्छा, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कॉकेशस में है। जी, 5642 मीटर। और एक और बहुत मशहूर श्रृंखला है आल्प्स। आल्प्स, हाँ। ये एक नवीन वलित पर्वत है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे कई देशों में फैला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। और कुछ पर्वत तो सीमा भी बनाते हैं, है ना? बिल्कुल, जैसे जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाता है और स्पेन और फ्रांस के बीच। स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। सही। अब आते हैं अपने महाद्वीप एशिया पर। एशिया में तो सबसे पहले नाम आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला का। बिल्कुल। ये एशिया की सबसे लंबी श्रृंखला है, लगभग 2400 किलोमीटर और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। 8848.86 मीटर। जी, एशिया में एक और महत्वपूर्ण श्रृंखला है कुनलुन पर्वत श्रृंखला जो चीन में है। कुनलुन। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। एशिया की रीढ़, अच्छा। फिर अराकान योमा है जो भारत और म्यांमार की सीमा पर है और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। और वो कौन सी श्रृंखला है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है? वो है यूराल पर्वत। ये पर्वत श्रृंखला पारंपरिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करती है। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताइए, वहां क्या खास है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जी, और इसी में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉस्यूस्को स्थित है, 2228 मीटर। माउंट कॉस्यूस्को। ठीक है, तो ये तो महाद्वीपों की बात हो गई। कुछ और ऐसे पर्वत हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ, कुछ नाम और है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट। और अक्सर लोग ब्लैक माउंटेन और व्हाइट माउंटेन से कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, वो अलग है। हाँ, वो दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में है। ठीक है, और सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में है। और अंटार्कटिका उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ है। विंसन मैसिफ। जी। और एक और तथ्य याद रखने लायक है, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर भी कहा जाता है। पर्वतों का सागर। वाह। तो अंत में एक बार नवीन और प्राचीन पर्वतों के कुछ मुख्य उदाहरण देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, नवीन वलित पर्वतों में आते हैं हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। ये सब युवा पर्वत है। जी। और प्राचीन पर्वतों की बात करें तो भारत में अरावली, उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन और यूराल पर्वत। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, विश्व के प्रमुख पठार। और जब हम भूगोल की बात करते हैं तो अक्सर या तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहन में आते हैं या फिर विशाल मैदान।
पठार कहीं मतलब बीच में ही रह जाते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि पठार दुनिया की जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये ना तो पूरी तरह से पहाड़ है, न ही मैदान। इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। तो आज हम इसी दुनिया को समझने वाले हैं। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। पर्वत, पहाड़ और पठार, इनमें आखिर फर्क क्या है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पर्वत और पहाड़ दोनों की एक खासियत है। उनका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो नुकीले होते जाते हैं। एक चोटी होती है, एक शिखर होता है। हाँ। पर्वत बहुत विशाल होते हैं, जैसे हिमालय, और पहाड़ आप कह सकते हैं उनका ही छोटा रूप है। और पठार, वो कैसे अलग है? पठार भी ऊंची उठी हुई जमीन है, लेकिन उसकी कोई चोटी नहीं होती। उसका ऊपरी हिस्सा एक मेज की तरह, मतलब बिल्कुल सपाट और चौड़ा होता है। अच्छा, टेबल लैंड जैसा। बिल्कुल। आप ऐसे सोचिए कि अगर किसी बड़े से पर्वत की चोटी ऊपर से काट दी जाए तो जो सपाट सतह बचेगी वो पठार जैसी दिखेगी। ठीक है, ये तो एकदम साफ हो गया। पर क्या सभी पठार एक जैसे ही बनते हैं? नहीं नहीं, उनके बनने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, और इसी आधार पर हम उन्हें कुछ मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे भव्य प्रकार है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय मतलब पर्वतों के बीच। एकदम सही। जब दो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे के पास आती हैं तो उनके बीच की जमीन ऊपर उठ जाती है, लेकिन वो समतल रहती है। ये पठार चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे होते हैं। अच्छा, एक किले की तरह। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तिब्बत का पठार, जो हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच में है। वाह, तो दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है गिरिपद पठार। गिरिपद। गिरि मतलब पर्वत और पद मतलब पैर। बिल्कुल। ये पठार किसी पर्वत श्रृंखला के ठीक नीचे उसके पैरों के पास बनते हैं। इनके एक तरफ ऊंचा पहाड़ होता है और दूसरी तरफ कोई मैदान या समुद्र। अच्छा, तो अगर दूसरी तरफ भी पहाड़ होता तो वो अंतर पर्वतीय बन जाता? एकदम सही पकड़ा। यही मुख्य अंतर है। तीसरा प्रकार है गुंबदाकार पठार। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी के अंदर की ताकतें जमीन को धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेलती हैं, तो जमीन एक गुंबद की तरह गोल आकार में ऊपर उठ जाती है। इसका कोई खास उदाहरण है? भारत का छोटा नागपुर पठार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, और इस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। वो क्या? जब जमीन ऊपर उठती है तो वो अपने साथ जमीन के नीचे दबे कीमती खनिजों को भी सतह के करीब ले आती है। इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का खजाना कहते हैं। यहाँ कोयला, लोहा, मतलब कई खनिज मिलते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब पठार का बनना उस इलाके की अर्थव्यवस्था को तय कर सकता है। और वो ज्वालामुखी वाले पठार, हाँ, वो हमारा अगला प्रकार है, ज्वालामुखी पठार। इनका निर्माण करोड़ों साल तक ज्वालामुखी से निकले लावा के फैलने और परत दर परत जमने से होता है। भारत का दक्कन का पठार इसी का उदाहरण है ना? बिल्कुल। दक्कन का पठार इसका क्लासिक उदाहरण है। और यहाँ भी एक आर्थिक कनेक्शन है। जब ये लावा की चट्टान, जिसे बेसाल्ट कहते हैं, वो करोड़ों साल में टूटती है तो उससे एक खास तरह की मिट्टी बनती है। काली मिट्टी। हाँ, काली मिट्टी। और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। कमाल है। तो अब जब हम ये प्रकार समझ गए हैं तो चलिए दुनिया की सैर पर निकलते हैं। उत्तरी अमेरिका से शुरू करें। जरूर। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में रॉकी पर्वत के पास 3 पठार एक लाइन में है। सबसे उत्तर में कोलंबिया का पठार, बीच में ग्रेट बेसिन पठार और दक्षिण में कोलोराडो का पठार। कोलोराडो पठार, इसका नाम सुनते ही ग्रैंड कैनियन की याद आती है। क्या वो यही है? बिल्कुल सही। दुनिया की सबसे मशहूर घाटी ग्रैंड कैनियन इसी कोलोराडो पठार को काटकर कोलोराडो नदी ने बनाई है। अच्छा, इन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक सोच रहा था। बताइए। कोलंबिया और कोलोराडो दोनों कोल से शुरू होते हैं और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ये एक अच्छा तरीका है। इस कनेक्शन से याद रह सकता है कि अमेरिका में है। और मेक्सिको में, वहां भी कोई पठार है? हाँ, मेक्सिको में चियापास का पठार है। इसके लिए भी एक ट्रिक है। अच्छा। सभी छात्र मैक्सिमम नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो मेक्सिको से मैक्सिमम और चियापास से पास। हाँ, ये काम कर सकती है। चलिए अब दक्षिण अमेरिका की ओर चलते हैं। ठीक है। वहाँ एंडीज पर्वतमाला के पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण पठार हैं। जैसे कि बोलिविया का पठार। हाँ, बोलिविया का पठार। ये एंडीज पर्वतों के बीचों बीच स्थित है। ये एक अंतर पर्वतीय पठार है। और अर्जेंटीना का पेंटागोनिया का पठार, इसका नाम परीक्षाओं में बहुत आता है। पेंटागोनिया का पठार बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ठंडा रेगिस्तानी पठार है। इसके लिए भी एक ट्रिक है। जब कहीं अर्जेंट जाना हो तो लोग पैंट पहनते हैं। अर्जेंटीना से अर्जेंट और पेंटागोनिया से पैंट। बढ़िया है। अब यूरोप की तरफ चलते हैं। वहां कौन से पठार हैं? यूरोप में सबसे प्रमुख है स्पेन का मेसेडा का पठार। स्पेन का लगभग आधा हिस्सा इसी पठार पर है। और तुर्की का अनातोलिया पठार, उसे एशिया माइनर भी कहते हैं। सही कहा। जी हाँ। अनातोलिया का पठार ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, यूरोप और एशिया के बीच एक पुल की तरह। जी। लेकिन इसकी एक और खास पहचान है। यहाँ एक खास नस्ल की बकरियां पाली जाती हैं। अच्छा।
कौन सी? अंगोरा बकरी। ओहो, जिनसे वो मशहूर मोहेर ऊन बनती है। वही, इस पठार का ठंडा और सूखा मौसम इन बकरियों के लिए बिल्कुल सही है। कमाल है। अब यूरोप से दक्षिण की ओर अफ्रीका महाद्वीप में चलते हैं। अफ्रीका में एक पठार है जिसे समझना बहुत जरूरी है, अबिसीनिया का पठार। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फैला हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका के नक्शे का वो सींग जैसा दिखने वाला पूर्वी हिस्सा। बिल्कुल, जिसमें इथियोपिया, सोमालिया जैसे देश आते हैं। इस पठार की दो बातें इसे बेहद खास बनाती हैं। पहली, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का मुख्य स्रोत है। अच्छा। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि माना जाता है कि कॉफी का पौधा सबसे पहले इसी पठार पर खोजा गया था। क्या बात है, मतलब सुबह सुबह जो कॉफी पी जाती है हाँ। उसकी जड़ें अफ्रीका के इस पठार से जुड़ी हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। चलिए अब अपने घर यानी एशिया की ओर आते हैं। एशिया तो पठारों का बादशाह है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे पठार हैं। पड़ोस से शुरू करते हैं। पाकिस्तान में है पोटवार का पठार। प से पाकिस्तान, प से पोटवार। सही। भारत में दक्कन का पठार है जिसकी हम बात कर चुके हैं। म्यांमार में शान का पठार है। और चीन का लोयस पठार, उसके बारे में सुना है कि वो हवा से बनी मिट्टी से बना है। हाँ, ये इसकी सबसे अनोखी बात है। मध्य एशिया के रेगिस्तानों से लाखों सालों तक हवा बारीक पीली मिट्टी उड़ाकर लाती रही और यहाँ जमा करती रही। इसी से ये पूरा पठार बना है। और अब आते हैं दो सबसे बड़े नामों पर, तिब्बत और पामीर। इनको लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। हाँ, और इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। तिब्बत का पठार, जैसा हमने पहले कहा, दुनिया का सबसे बड़ा पठार है क्षेत्रफल में। ये इतना विशाल है कि इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। अच्छा। और ये एशिया की 10 बड़ी नदियों का स्रोत भी है, इसीलिए इसे एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं। और पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। पामीर का पठार मुख्य रूप से तजाकिस्तान में है। इसे विश्व की छत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं। एक गांठ की तरह। हाँ, एक गांठ की तरह। और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो यहीं पे वो जरूरी सवाल आता है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और ऑप्शन में तिब्बत और पामीर दोनों हों, तो सही जवाब क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी स्थिति में पामीर का पठार सही जवाब होगा। उसे तिब्बत से भी ज्यादा ऊंचा माना जाता है। लेकिन अगर विकल्प में पामीर नहीं है, तब तिब्बत का पठार सही जवाब होगा। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब कुछ और पठारों को देख लेते हैं। मेडागास्कर में भी एक पठार है। हाँ, मेडागास्कर द्वीप का बड़ा हिस्सा एक पठार ही है। उसे मेडागास्कर या मलागासी का पठार कहते हैं। दोनों नाम याद रखना जरूरी है। और आखिर में ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। वहां किम्बरले का पठार है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल, किम्बरले का नाम सुनते ही लोगों को दक्षिण अफ्रीका की हीरे की मशहूर खान याद आती हैं। हाँ, किम्बरले माइंस। हाँ, ये बहुत जरूरी है याद रखना कि किम्बरले की हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका में है, जबकि किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है विश्व की प्रमुख नहरें। जी, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नहरें आखिर होती क्या हैं। देखिए, नहरें जो है वो मानव द्वारा बनाए गए जलमार्ग हैं। वैसे तो इनका मुख्य उपयोग मतलब खेती के लिए पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है। हाँ, सिंचाई के लिए। बिल्कुल। लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो बड़ी नहरों का निर्माण असल में परिवहन के लिए किया जाता है। जहाजों के आने जाने के लिए। हाँ, जहाजों के लिए। तो आज हम इन्हीं बड़ी परिवहन वाली नहरों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए उत्तरी अमेरिका से शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले है सू नहर। सू नहर। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। जी, और ये दोनों झीलें जो है वो ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो 5 बड़ी झीलें हैं ना। अच्छा, वो ग्रेट लेक्स समूह। हाँ, उन्हीं का एक समूह है। तो सू नहर इन्हीं में से 2 सबसे बड़ी झीलों को जोड़ने का काम करती है। और इसी ग्रेट लेक्स क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण नहर है, ईरी नहर। वो भी अमेरिका में ही है। बिल्कुल, ईरी नहर वो ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। तो एक तरह से सू नहर और ईरी नहर दोनों ही ग्रेट लेक्स क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी। अच्छा, अब उस नहर की बात करते हैं जिसका नाम शायद सबने सुना होगा, पनामा नहर। जी, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका महत्व तो आप इस बात से समझिए कि इसके बनने से पहले क्या होता था। क्या होता था? अगर किसी जहाज को अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक जाना है, अच्छा, तो उसे पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। अरे वो तो बहुत ही लंबा रास्ता हो गया। बहुत लंबा, लगभग 12,000 मील की दूरी। पनामा नहर ने इस दूरी को घटाकर सिर्फ 4,000 मील कर दिया। क्या बात है, जबरदस्त बचत है ये तो। इसका निर्माण 1914 में पूरा हुआ था, है ना? जी, 1914 में। पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था, लेकिन साल 2000 में इस पर पूरी तरह से पनामा का अधिकार हो गया। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो इसकी लॉक प्रणाली है। हाँ, पनामा नहर अपनी लॉक प्रणाली या लॉक सिस्टम के लिए ही जानी जाती है। ये काम कैसे करती है? देखिए, नहर में हर जगह पानी की गहराई एक जैसी नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो इस समस्या को हल करने के लिए नहर में बड़े बड़े फाटक मतलब लॉक्स बनाए गए हैं,
जहाज को एक लॉक में लाया जाता है, अच्छा, फिर फाटक बंद करके उसमें पानी भरते हैं ताकि जहाज ऊपर उठ सके और आगे बढ़ सके। अरे वाह, ये तो जहाजों के लिए एक तरह की वाटर लिफ्ट हो गई। बिल्कुल, वाटर लिफ्ट। यही तकनीक पनामा नहर को बाकी नहरों से एकदम अलग बनाती है। कमाल है। अच्छा, पनामा की तरह ही एक और बेहद महत्वपूर्ण नहर है, स्वेज नहर। स्वेज नहर, ये मिस्र में है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस नहर का निर्माण 1869 में पूरा हुआ था। 1869 यानी जिस साल महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बिल्कुल। और इसके बनने का असर बहुत गहरा था। मतलब आप सोचिए, पहले यूरोप से भारत आने के लिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। हाँ, वो तो बहुत लंबा रास्ता था। स्वेज नहर ने भारत और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी को लगभग 7,000 किलोमीटर कम कर दिया। 7,000 किलोमीटर, ये तो बहुत ही बड़ी बचत है समय और ईंधन दोनों की। जबरदस्त। इस नहर से जुड़ी कुछ और खास बातें भी हैं, जैसे इसके बंदरगाह, वो परीक्षा के लिहाज से जरूरी हो सकते हैं। हाँ, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर का जो उत्तरी सिरा है, यानी भूमध्य सागर की तरफ, जी, वहां है पोर्ट सईद बंदरगाह। पोर्ट सईद, ठीक है। और दक्षिणी सिरे पर यानी लाल सागर की तरफ पोर्ट स्वेज बंदरगाह है। अच्छा, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज, याद रहेगा। जी। चलिए अब यूरोप की कुछ नहरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कील नहर। कील नहर, ये जर्मनी में है। और ये किसको जोड़ती है? कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और ये एक बहुत ही व्यस्त जलमार्ग है। अच्छा, इसके बाद है गोटा नहर, जो स्वीडन में है। जी। ये स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ती है। जी। और ग्रेट ब्रिटेन में मैनचेस्टर नहर है। हाँ, मैनचेस्टर नहर, ये मैनचेस्टर शहर को सीधे लिवरपूल से यानी समुद्र से जोड़ देती है। तो ये तो यूरोप की हो गई। अब एशिया की बात करें तो भारत में भी एक नहर है, बकिंघम नहर। हाँ, बकिंघम नहर, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के बीच स्थित है। और भविष्य की भी एक परियोजना है जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, क्रा नहर परियोजना। क्रा नहर, हाँ, ये थाईलैंड में प्रस्तावित है। मतलब अभी बनी नहीं है? नहीं, अभी ये एक प्रस्तावित योजना ही है, लेकिन अगर ये बनती है तो ये थाईलैंड की खाड़ी को सीधे अंडमान सागर से जोड़ेगी। अच्छा। इससे व्यापार का पूरा रूट बदल सकता है। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लगता है। तो ये थी विश्व की कुछ प्रमुख नहरें। हर नहर के पीछे एक कहानी है, एक जरूरत है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे इंसान ने अपनी सुविधा और व्यापार के लिए भूगोल तक को बदल दिया है। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व की पवनें। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि पवन होती क्या है। हम हवा और पवन दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब हवा बहती है, या यूं कहें कि जब हवा में प्रवाह होता है, तो उसे पवन कहते हैं। अच्छा, और ये बहती क्यों है? इसका सिर्फ एक कारण है, वायुदाब का अंतर, मतलब एयर प्रेशर का डिफरेंस। हवा हमेशा ज्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की ओर चलती है। ठीक है, जैसे पानी ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है। पर मैंने सुना है कि ये प्रवाह बिल्कुल सीधा नहीं होता, इसमें पृथ्वी का घूमना भी एक भूमिका निभाता है ना? हाँ, और यहीं से चीजें थोड़ी और जटिल हो जाती हैं। इसे कहते हैं फेरेल का नियम। फेरेल का नियम? जी, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से ये पवनें सीधी नहीं चलती। उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। दाईं ओर? और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। अच्छा, तो पृथ्वी का घुमाव हवा को एक तरह से मोड़ देता है। और हवा का संचलन, मतलब इसका मूवमेंट, क्या सिर्फ जमीन के समानांतर ही होता है? नहीं, ये दो तरह का होता है। एक तो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, जो आपने कहा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। जब हवा गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है। ये वर्टिकल मूवमेंट ही है जो पूरे सिस्टम को ऊर्जा देता है। तो ये पूरा एक 3D सिस्टम है। तो फिर पवनों के प्रकार क्या क्या हैं मोटे तौर पर? इन्हें 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहली है प्रचलित पवनें, जिन्हें परमानेंट विंड्स कहते हैं। ठीक है। दूसरी है मौसमी पवनें या मॉनसून विंड्स। ओके। और तीसरी है स्थानीय पवनें यानी लोकल विंड्स। चलिए तो फिर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रचलित पवनें। इनके नाम से ही लग रहा है कि ये स्थायी होंगी। बिल्कुल, ये वो विशाल पवनें हैं जो साल भर पृथ्वी के एक बहुत बड़े क्षेत्र में लगभग एक ही दिशा में चलती रहती हैं। और ये चलती कैसे हैं, मतलब इनका रास्ता कैसे तय होता है? इन्हें समझने के लिए हमें पृथ्वी की वायुदाब पेटियों यानी प्रेशर बेल्ट्स को समझना होगा। प्रेशर बेल्ट्स? हाँ, जैसे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर बहुत गर्मी होती है तो वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। इससे वहां हमेशा एक निम्न दाब पेटी या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनी रहती है। अच्छा। फिर ध्रुवों पर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वहां ठंडी और भारी हवा नीचे बैठती है, तो वहां बन जाती है उच्च दाब पेटी, पोलर हाई। तो एक लो प्रेशर बेल्ट हो गई, एक हाई। इनके बीच में भी बेल्ट्स बनती हैं, जैसे उपोष्ण उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। हवा इन्हीं हाई और लो प्रेशर बेल्ट्स के बीच चलती है। और इसी से हमारी पहली प्रचलित पवनें बनती हैं। जैसे? व्यापारिक पवनें। सही, ट्रेड विंड्स। ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी से, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई से भूमध्य रेखा की निम्न दाब की पेटी की तरफ चलती हैं। और इन्हें ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं? व्यापार से कोई संबंध था क्या? बिल्कुल था। पुराने समय में जब जहाज पाल से चलते थे तो व्यापारी इन्हीं हवाओं के भरोसे अपना जहाज छोड़ देते थे। इनका रास्ता इतना प्रिडिक्टेबल था कि अटलांटिक पार का व्यापार इन्हीं पर निर्भर था। वाह,
तो ये ग्लोबल इकोनॉमी की पहली चालक थी। अब दूसरी प्रचलित पवनें हैं पछुआ पवनें या वेस्टर्लीज। जी, ये भी उसी उपोष्ण उच्च दाब पेटी से शुरू होती हैं, लेकिन ये ध्रुवों की तरफ उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं। और इनके बारे में मैंने एक बहुत ही रोचक बात पढ़ी है, खासकर दक्षिणी गोलार्ध में। वहां इन्हें कुछ खास नाम दिए गए हैं जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि जमीन बहुत कम है, सिर्फ खुला समंदर है। तो हवा को रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, तो ये पवनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। इसीलिए 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें गरजता चालीसा कहते हैं। गरजता चालीसा, रोरिंग 40s, 50 डिग्री पर ये और प्रचंड हो जाती हैं, तो नाम है प्रचंड 50। फ्यूरियस 50s। और 60 डिग्री पर तो ये अपनी चरम पर होती हैं। तब इन्हें कहते हैं चीखता 60 यानी श्रीकिंग 60s। क्या बात है, ये नाम ही इनकी ताकत बता रहे हैं। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है ध्रुवीय पवनें, पोलर ईस्टर्लीज। ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं। बहुत ठंडी होती हैं ये। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रचलित पवनें। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, मौसमी पवनें। हाँ, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये मौसम या समय के साथ अपनी दिशा बदल देती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? स्थलीय समीर और समुद्री समीर, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तटीय इलाकों में ये रोज महसूस होती हैं। अच्छा, ये कैसे काम करती हैं? देखिए, दिन के समय जमीन पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है, हाँ, ये तो होता है। तो गर्म जमीन के ऊपर निम्न दाब बन जाता है और ठंडे समुद्र के ऊपर उच्च दाब, तो हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। इसे कहते हैं समुद्री समीर। और रात में इसका ठीक उल्टा होता होगा। प्रकार पर स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। हाँ, और यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। ये पवनें किसी खास जगह पर तापमान और दबाव के स्थानीय अंतर से पैदा होती हैं। मतलब इनका प्रभाव क्षेत्र छोटा होता है। जी, और यहाँ से दो तरह के सवाल आते हैं, पवन का स्थान और उसकी प्रकृति, मतलब वो गर्म है या ठंडी। तो पहले कुछ गर्म पवनों की बात करते हैं। एक नाम जो बहुत सुना है, चिनूक। चिनूक, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है। ये एक गर्म और सूखी हवा है। और इसकी खास बात क्या है? इसे हिमभक्षी कहते हैं, स्नो ईटर। हिमभक्षी? हाँ, क्योंकि ये सर्दियों में बर्फ को बहुत तेजी से पिघला देती है, जिससे जानवरों के लिए चरागाह खुल जाते हैं। वाह, तो ये तो वहाँ के पशुपालकों के लिए वरदान हुई। ऐसी ही एक और हवा है शायद यूरोप में, फॉन। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर ये भी गर्म हवा है और ये अंगूर की फसल को जल्दी पकाने में मदद करती है। अच्छा। अब एक और दिलचस्प हवा, सिरोको। कहते हैं ये इटली में रक्त वर्षा करती है, मतलब ब्लड रेन। ये सुनने में अजीब लगता है पर सच है। सिरोको सहारा मरुस्थल से उठती है। मतलब ये अपने साथ रेत लाती होगी। बहुत सारी लाल रेत, फिर ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरते हुए नमी सोख लेती है, और जब ये इटली में बारिश करती है तो पानी के साथ वो लाल रेत भी गिरती है, लगता है जैसे खून की बारिश हो रही हो। अविश्वसनीय है ये तो। अब एक और नाम है, हरमटन। इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। हाँ, ये पश्चिमी अफ्रीका में खासकर गिनी तट पर चलती है। ये भी सहारा से आती है, गर्म और बहुत सूखी। तो इसे डॉक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि गिनी तट का मौसम बहुत उमस भरा और चिपचिपा होता है। हरमट्टन वहां पहुंचकर सारी नमी सोख लेती है और मौसम को खुशनुमा और स्वास्थ्यप्रद बना देती है, इसीलिए डॉक्टर हवा। क्या बात है। और भी कुछ प्रमुख गर्म हवाएं हैं। हाँ, जल्दी से देख लेते हैं। अरब मरुस्थल में सिमूम, इराक में शामल, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्डर। और न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर। इंडोनेशिया में कोयम्बाइंग है जो तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है। और हमारे यहाँ भारत में? उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली लू। हाँ, लू से तो सब परिचित हैं। और कैलिफोर्निया में? सांता आना। जी, जो अक्सर वहाँ जंगलों की आग का कारण बनती है। तो ये तो हो गई गर्म हवाएं। अब कुछ ठंडी स्थानीय पवनों की बात करते हैं। जरूर। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध नाम है मिस्ट्रल। ये स्पेन और फ्रांस में बहती है। बहुत तेज और बर्फीली ठंडी हवा है। और एक नाम है बोरा। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे और इटली में बहती है। ये भी बहुत ठंडी और तूफानी हवा है। दक्षिण अमेरिका में भी कोई है? हाँ, पैम्पेरो। ये अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे के पंपास घास के मैदानों में चलती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फीली हवा? उसे ब्लिजार्ड कहते हैं। ये सिर्फ ठंडी हवा नहीं बल्कि तेज हवा और गिरती बर्फ का एक जानलेवा मिश्रण है। तो ये सभी स्थानीय पवनें दिखाती हैं कि कैसे एक ही ग्रह पर मौसम के कितने अलग अलग और अनोखे रूप देखने को मिलते हैं। सही कहा। ये पवनें हमें याद दिलाती हैं कि हम एक बहुत ही गतिशील वायुमंडलीय सिस्टम का हिस्सा हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि रेगिस्तान या मरुस्थल हम कहते किसे हैं? ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये वो क्षेत्र होते हैं जहां जो साल भर की औसत बारिश है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अच्छा, 25 सेंटीमीटर से कम। जी। और रेगिस्तान मतलब सिर्फ गर्म नहीं, ये दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के? हाँ, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। जैसे सहारा एक बहुत गर्म रेगिस्तान है और वहीं गोबी एक ठंडा रेगिस्तान है। और यहाँ जो वनस्पति उगती है वो भी तो काफी अलग होती होगी। बिल्कुल। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को मरुद्भिद या मतलब जीरोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट? हाँ, इनकी खासियत होती है कि ये कांटेदार होती हैं,
पत्तियां पीली सी दिखेंगी और जड़ें बहुत गहरी होती हैं, गहरी जड़ें पानी की तलाश में है ना, एकदम सही। जैसे कैक्टस हो गया या खजूर। इनकी जड़ें पानी की खोज में जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं। वाह। तो चलिए एशिया से शुरू करते हैं। जरूर। एशिया में सबसे पहले नाम आता है थार मरुस्थल का। जी। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। जी, और ये भारत का और पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छा। और एक मजेदार बात यह है कि थार मरुस्थल का जो हिस्सा पाकिस्तान में है उसे छोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान, ये तो नया नाम है। हाँ, और एक और रिकॉर्ड है इसके नाम। ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी है। मतलब यहाँ लोग बहुत रहते हैं। बिल्कुल। अगला है तकला मकान मरुस्थल, ये चीन में है। हाँ, ये चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तकला मकान, नाम बड़ा अजीब है। इसके नाम के मतलब भी वैसे ही हैं। इसे खंडरों का स्थान भी कहते हैं। और शायद मृत्यु का सागर भी। हाँ, मृत्यु का सागर भी। ये नाम याद रखने जरूरी हैं परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, अब बात करते हैं गोभी मरुस्थल की। गोबी, ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। अच्छा, दोनों देशों में। हाँ, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा मंगोलिया में है। तो अगर कभी परीक्षा में दोनों ऑप्शन हो तो मंगोलिया को प्राथमिकता दी जाती है। समझ गई। और गोबी मरुस्थल की एक खास पहचान है। क्या? वहाँ 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। 2 कुबड़ वाले? जी, उन्हें बैक्ट्रियन ऊंट कहते हैं। अच्छा, चलिए अब ईरान की तरफ चलते हैं। वहां भी कुछ रेगिस्तान है। हाँ, ईरान में 2 प्रमुख मरुस्थल हैं। एक है दश्ते लूट और दूसरा दश्ते काविर। दोनों के नाम में दश्त आ रहा है। हाँ, याद रखने में आसानी होती है। और एक है कराकुम मरुस्थल। कराकुम, वो तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है। तो ये हो गए एशिया के। अब अफ्रीका की बात करते हैं, और वहां तो सबसे प्रसिद्ध रेगिस्तान है सहारा। हाँ, सहारा मरुस्थल। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। और ये 11 देशों में फैला हुआ है। 11 देशों में? जी, लेकिन यहाँ एक दुविधा हो सकती है। कैसी दुविधा? देखिए, अगर सवाल हो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो जवाब सहारा नहीं होगा। तो क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिक मरुस्थल। वो एक ठंडा ध्रुवीय मरुस्थल है। ओह, तो अगर परीक्षा में अंटार्कटिक और सहारा दोनों विकल्प हो तो अंटार्कटिक सही जवाब होगा। अगर अंटार्कटिक विकल्प में नहीं है तब सहारा सही माना जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अफ्रीका का दूसरा महत्वपूर्ण मरुस्थल है कालाहारी, है ना? हाँ, कालाहारी मरुस्थल। ये मुख्य रूप से बोत्सवाना देश में स्थित है। बोत्सवाना में, ठीक है। अब चलते हैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरफ। जरूर। उत्तरी अमेरिका में आपको 3 मरुस्थल याद रखने हैं। 3? कौन कौन से? पहला है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ये अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ग्रेट बेसिन। दूसरा है मोजावे मरुस्थल। ये भी अमेरिका में ही है। और तीसरा? तीसरा है सोनोरन मरुस्थल। ये अमेरिका और मैक्सिको दोनों में फैला है। अच्छा, पर ज्यादातर हिस्सा किस देश में है? इसका ज्यादातर हिस्सा मैक्सिको में पड़ता है। ठीक है। अब दक्षिणी अमेरिका? दक्षिण अमेरिका में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, बहुत ज्यादा। बताइए। पहला है अटाकामा मरुस्थल, चिली देश में। अटाकामा, इसके बारे में सुना है कि ये बहुत ही सूखा है। ये दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। मतलब यहाँ पानी लगभग ना के बराबर है। सबसे शुष्क? जी। और दूसरा है पेटागोनिया मरुस्थल। पेटागोनिया, ये कहाँ है? ये अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है। अब हमारा आखिरी महाद्वीप बचा ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश। जी। यहाँ 3 प्रमुख मरुस्थल हैं। कौन कौन से? इनके नाम हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। हाँ, इन्हें इसी क्रम में याद रखा जा सकता है। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। बढ़िया। तो हमने लगभग सभी जरूरी रेगिस्तानों को देख लिया। हाँ, अब कुछ मुख्य बातें संक्षेप में दोहरा लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक मरुस्थल। सही। और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। बिल्कुल। सबसे शुष्क मरुस्थल? अटाकामा। एकदम सही। और वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। यूरोप, बिल्कुल सही। अच्छा, अब जल्दी से ठंडे और गर्म मरुस्थलों की सूची भी देख लेते हैं। हाँ। तो ठंडे मरुस्थल है अंटार्कटिक, गोबी और ग्रेट बेसिन। जी। और गर्म मरुस्थल? गर्म मरुस्थलों में आ जाएंगे सहारा, कालाहारी, दश्ते लूट, दश्ते कावेर, थार, तकला मकान। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया के वो तीनों, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। हाँ, घास के मैदान। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये हैं क्या। सही बात है। ये मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े इलाके होते हैं जहां दूर दूर तक बस घास और छोटी मोटी झाड़ियां ही दिखती हैं। कहीं कहीं पर हाँ कुछ पेड़ भी मिल जाते हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया भर में इनके अलग अलग नाम हैं जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और मोटे तौर पर दुनिया के जितने भी घास के मैदान हैं उन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 हिस्सों में? अच्छा। हाँ, पहला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, ये क्या होते हैं? मतलब जरा आसान भाषा में समझाइए कि ये क्षेत्र कौन से हैं। देखिए, पृथ्वी के बिल्कुल बीच से एक लाइन गुजरती है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, है ना? हाँ। उसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का जो पूरा एरिया है वो बहुत गर्म रहता है, क्योंकि वहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। बिल्कुल सीधी।
इसीलिए इस क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा, तो इस गर्म इलाके में जो घास के मैदान हुए वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाए, और शीतोष्ण तो अब कर्क रेखा से और ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और वैसे ही मकर रेखा से नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट जोन। यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी नहीं तिरछी आती हैं। जिससे मौसम थोड़ा ठीक रहता होगा, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। एकदम सही। और इसी क्षेत्र के घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। चलिए तो फिर महाद्वीपों के हिसाब से देखते हैं। शुरुआत शीतोष्ण मैदानों से करते हैं। हाँ बिल्कुल, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान है। ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में मिलेंगे। प्रेरी, मैंने सुना है ये खेती के लिए बहुत मशहूर है। बहुत ज्यादा। ये गेहूं और मक्का उगाने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। तभी तो इसे रोटी की टोकरी भी कहते हैं। रोटी की टोकरी, वाह। और दक्षिणी अमेरिका में वहां भी कुछ है ऐसा? दक्षिणी अमेरिका में है पंपास। पंपास, इसका सबसे ज्यादा हिस्सा अर्जेंटीना में है। पंपास, ये भी खेती के लिए जाने जाते हैं। खेती भी होती है, पर ये पशुपालन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, अब यूरोप और एशिया की तरफ चले। हाँ, तो यूरोप और एशिया मतलब यूरेशिया, यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी। और हंगरी में इनका एक अलग नाम भी है शायद। जी, हंगरी में इन्हें पुश्ताज कहते हैं। पुश्ताज, ठीक है। अगला महाद्वीप अफ्रीका। देखिए, दक्षिणी अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको वेल्ड कहा जाता है। वेल्ड। हाँ, वेल्ड। और अब सबसे नीचे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया के नक्शे में एकदम नीचे है, तो याद रखना आसान है, वहां डाउन्स घास के मैदान हैं। डाउन्स अंडर तो डाउन्स। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ कंगारू और ऐसे कई जानवर मिलते हैं। और इसके पास ही न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के मैदान हैं। कैंटरबरी, ठीक है। तो ये तो हो गए शीतोष्ण वाले। अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों पर आते हैं। हाँ, ये मुख्य रूप से 4 हैं जो हमें याद रखने हैं। 4, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में ही 2 हैं, एक वेनेजुएला में जिन्हें लानोस कहते हैं, लानोस। और दूसरा ब्राजील में जिन्हें कैंपोस कहते हैं। अच्छा, लानोस और कैंपोस। और अफ्रीका में, वहां का तो शायद सबसे मशहूर है। हाँ, अफ्रीका में है सवाना। ये बहुत बड़ा है, मतलब कई देशों में फैला हुआ है, तो आमतौर पर सवाल में महाद्वीप का नाम ही आता है। सवाना। और एशिया में कोई है? एशिया में श्रीलंका में मिलता है, उसे पटाना कहते हैं। पटाना, ये ज्यादा सुना नहीं है। हाँ, ये उतना विशाल नहीं है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। कुछ सवाल पूछती हूँ मैं। जरूर। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान? वो है वेल्ड। ठीक है। और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल? प्रेरी, जिन्हें रोटी की टोकरी भी कहते हैं। सही। पटाना नाम के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस देश में है? ये श्रीलंका में है। अमेज़न नदी के दक्षिण में ब्राजील के मैदानी इलाकों में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनका क्या नाम है? वो है काम्पोस। काम्पोस, ठीक है। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, तो इसे समझते हैं। महासागरीय जलधाराएं आखिर हैं क्या? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो? सीधे शब्दों में ये महासागर में पानी का एक निश्चित दिशा में बहना है, बस। और गति के आधार पर इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। सबसे धीमी गति को प्रवाह कहते हैं, यानी ड्रिफ्ट। जब गति थोड़ी औसत हो तो उसे कहते हैं धारा, मतलब करंट। और सबसे तेज? जब गति सबसे तेज होती है तो उसे स्ट्रीम कहते हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि जलधाराएं 2 तरह की होती हैं, गर्म और ठंडी। अच्छा। परीक्षा में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई धारा गर्म है या ठंडी? इसका एक बहुत ही सरल नियम है। जो भी जलधाराएं भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के पास से पैदा होती हैं और ध्रुवों की और पोल्स की तरफ जाती है, वो गर्म होती हैं। क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका, जिसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं, वो साल भर गर्म रहता है। बिल्कुल। और ठंडी जलधाराएं वो ध्रुवों से उत्पन्न होती हैं, जहां पानी बर्फीला होता है जाती है, वो गर्म होती हैं। क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका, जिसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं, वो साल भर गर्म रहता है। बिल्कुल। और ठंडी जलधाराएं वो ध्रुवों से उत्पन्न होती हैं, जहां पानी बर्फीला होता है और भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। तो क्या उनका बहाव एकदम सीधा होता है? नहीं, यही तो एक और बात है। पृथ्वी के घूमने के कारण ये सीधी नहीं बहती। उत्तरी गोलार्ध में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये धाराएं घड़ी की दिशा में घूमती हैं, क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में? वहां घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
और यहाँ एक और आकर्षक बात है, जहाँ एक गर्म और एक ठंडी जलधारा मिलती है, वहां कुछ खास होता होगा? हाँ, वहाँ प्लैंकटन नाम की एक तरह की समुद्री घास उगती है। ये घास मछलियों का पसंदीदा भोजन है। ओह, इसीलिए ये क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने के केंद्र बन जाते हैं। एकदम सही, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, तो चलिए हिंद महासागर से शुरू करते हैं। जरूर। तो हिंद महासागर में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा जो कि गर्म है, वो मेडागास्कर द्वीप से टकराती है। और दो हिस्सों में बढ़ जाती है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर धारा, ये दोनों ही गर्म है। और फिर वे आगे जाकर एक हो जाती है। हाँ, आगे चलकर ये दोनों मिल जाती हैं और आगुलहास जलधारा बनाती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गर्म जलधारा है। लेकिन जब ये दक्षिण से आने वाली एक ठंडी धारा से मिलती है तो इसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है और ये दक्षिणी हिंद प्रवाह बन जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका असर कहाँ पड़ता है? इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है ऑस्ट्रेलिया पर। अच्छा, ये प्रवाह जब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ता है तो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहलाता है। और ये ठंडी होगी या गर्म? ये एक ठंडी जलधारा है और इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में बड़े बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं। अच्छा, जैसे विक्टोरिया, गिब्सन। हाँ, क्योंकि ये ठंडी धारा अपने ऊपर की हवा को भी ठंडा कर देती है और बारिश नहीं होने देती। अब अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। पहले उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, यहाँ उत्तर विषुवत रेखीय धारा जो गर्म है आगे बढ़कर फ्लोरिडा और एंटीलीज धाराओं में बट जाती है। ये दोनों भी गर्म है? हाँ, और ये मिलकर दुनिया की सबसे तेज धारा गल्फ स्ट्रीम बनाती हैं। गल्फ स्ट्रीम, मैंने सुना है इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ये गर्म धारा यूरोप के मौसम को काफी आरामदायक बनाए रखती है, वरना वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती। आगे चलकर ये उत्तर से आने वाली ठंडी लैब्राडोर जलधारा से मिलती है। मतलब मछलियों के लिए एक और बढ़िया जगह। एकदम सही। इस टकराव से गल्फ स्ट्रीम की गति थोड़ी कम हो जाती है और ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहलाता है। ये आगे 3 हिस्सों में बंटता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कनारी जलधारा। और ये कनारी जलधारा? ये एक ठंडी धारा है और अफ्रीका के तट के साथ साथ बहती है। यहीं पर सार्गेसो सागर भी पाया जाता है। अच्छा, और दक्षिणी अटलांटिक में क्या वहां भी यही पैटर्न है? हाँ, वहां भी लगभग वही पैटर्न है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जो कि गर्म है, ब्राजील के तट पर ब्राजील जलधारा बन जाती है और यह दक्षिण से आने वाली ठंडी फॉकलैंड जलधारा से मिलती है। फिर ये मिलकर पूरब की ओर मुड़ जाती होंगी। हाँ, इसके बाद यह दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह बन जाता है और अफ्रीका के तट पर बेंगुएला जलधारा कहलाता है। तो बेंगुएला ठंडी है या गर्म? ये एक महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा है। आखिर में सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत में उत्तर विषुवद्रिकीय धारा जो कि गर्म है आगे बढ़कर कुरोशियो और सुशीमा धाराओं में बढ़ जाती है। कुरोशियो को उसके गहरे नीले रंग के कारण काली धारा या ब्लैक टाइड भी कहा जाता है। जापान की गल्फ स्ट्रीम की तरह? हाँ, कह सकते हैं। यह उत्तर से आने वाली ठंडी ओयाशियो जलधारा से मिलती है, जिससे जापान के पास मछली पकड़ने का एक और बड़ा क्षेत्र बनता है। आगे यह उत्तरी प्रशांत प्रवाह बन जाता है। और ये भी बंटता होगा, है ना? हाँ, ये 2 धाराओं में बढ़ता है। उत्तर की ओर जाने वाली गर्म अलास्का जलधारा और दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी कैलिफोर्निया जलधारा। ठीक है, अब दक्षिणी प्रशांत। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कौन सी धारा है? यहाँ है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा और ये गर्म है। अच्छा, इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। सूरज पूर्व यानी ईस्ट में उगता है, इसलिए पूर्वी धारा गर्म है। सूरज पश्चिम यानी वेस्ट में डूबता है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी है। ये तो बढ़िया ट्रिक है। ये गर्म धारा आगे जाकर ठंडे अंटार्कटिक प्रवाह से मिलती है और दक्षिणी प्रशांत प्रवाह बन जाती है। जब ये प्रवाह दक्षिण अमेरिका के तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ता है तो ये पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा कहलाता है। पेरू या हम्बोल्ट जलधारा? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा है और परीक्षाओं में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व के प्रमुख नदी बांध। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बांध यानी डैम होता क्या है। बिल्कुल, देखिए सीधे शब्दों में कहें तो बांध बहती हुई नदी के पानी को रोकने के लिए या कहिए उसके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक अवरोध है, एक तरह का बैरियर। हाँ, एक बैरियर। और इसका उपयोग कई मकसदों के लिए होता है, जैसे सिंचाई हो गया, पीने के पानी की आपूर्ति हो, और सबसे महत्वपूर्ण पन बिजली बनाना। बिल्कुल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और जब बांध के पीछे पानी जमा होता है तो उसे जलाशय कहते हैं। अच्छा, तो क्या बांधों के प्रकार भी होते हैं? मतलब सारे एक जैसे तो नहीं होते होंगे? नहीं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गुरुत्व बांध, जिसे ग्रेविटी डैम कहते हैं। ये नाम से ही लगता है कि बहुत वजनदार होगा। हाँ, ये कंक्रीट से बने बहुत बड़े और वजनदार होते हैं। दूसरा है रॉकफिल बांध, जो मिट्टी और चट्टानों से बनते हैं। सही। और तीसरा है चांप बांध, मतलब आर्च डैम। इनकी बनावट एक आर्च की तरह, यूं कहिए कि घुमावदार होती है। समझ गई। तो चलिए दुनिया के कुछ जरूरी बांधों को देखते हैं। शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से करते हैं। यहाँ कोलंबिया नदी पर 2 प्रमुख बांध हैं, है ना? जी,
ग्रैंड कुली बांध और बॉनविले बांध। और ये दोनों ग्रेविटी डैम है। हाँ, ये दोनों ही गुरुत्व बांध के अच्छे उदाहरण हैं। ग्रैंड कुली बांध तो अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में है और इसे मुख्य रूप से पन बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए बनाया गया था। अमेरिका ने एक और बहुत प्रसिद्ध बांध है, हाँ, हूवर बांध, जिसे बोल्डर बांध भी कहा जाता है शायद। बिल्कुल, उसे बोल्डर बांध भी कहते हैं। ये कोलोराडो नदी पर बना है। अच्छा, और ये नेवादा और एरिजोना इन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। और इसे क्यों बनाया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य था नदी की बाढ़ को नियंत्रित करना। ठीक है, अब दक्षिण अमेरिका की ओर चलते हैं। ब्राजील और पैराग्वे की सीमा पर पराना नदी पर इतेपू बांध। हाँ, इतेपू बांध। ये जल विद्युत उत्पादन के लिए दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। नदी का नाम याद रखना आसान है, पराना नदी पर इतेपू बांध। बिल्कुल। अब अगर अफ्रीका का जिक्र करें तो मिस्र में नील नदी पर बना असवान बांध बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। असवान बांध अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। और ये नील नदी तो खैर दुनिया की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, और ये श्वेत नील और ब्लू नील नदियों के मिलने से बनती हैं, जो सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। इसीलिए मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। अफ्रीका में एक और बांध है, करीबा बांध। हाँ, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जम्बेजी नदी पर स्थित है। और ये किस प्रकार का बांध है? ये एक चाप बांध यानी आर्च डैम का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, और नाइजीरिया में भी एक महत्वपूर्ण बांध है, कैंजी बांध। ये नाइजर नदी पर बना है। ये नाम याद रखना तो बहुत ही आसान है। कैंजी बांध नाइजर नदी पर। बिल्कुल। और घाना में, अफ्रीका के घाना देश में वोल्टा नदी पर अकोसम्बो बांध बना है और ये एक रॉकफिल बांध है। ठीक है, अब यूरोप की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड में मुझे लगता है 2 बांध ध्यान रखने योग्य हैं। पहला है ग्रैंड डिक्सन बांध। हाँ, ये तो डिक्सन नदी पर ही बना है, तो नाम से ही नदी का पता चल जाता है। और दूसरा है कॉन्ट्रा बांध। इसे वर्जास्का बांध भी कहते हैं ना? जी, वर्जास्का बांध, क्योंकि ये वर्जास्का नदी पर है और ये इसलिए भी काफी मशहूर है फिल्मों की वजह से। हाँ, बिल्कुल। इसे कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है। मुझे याद है धूम 3 फिल्म का जो क्लाइमैक्स सीन था। हाँ, वो सीन इसी बांध पर फिल्माया गया था। चलिए अब एशिया की ओर बढ़ते हैं। चीन का 3 गॉर्जस बांध, ये तो बहुत चर्चा में रहता है। बिल्कुल, ये चीन में एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी पर बनाया है। और ये दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े और भारी भरकम बांधों में से गिना जाता है। अफगानिस्तान में भी एक बांध है जिसका भारत से संबंध है। हाँ, सलमा बांध, जो हरी नदी पर बना है। इसे भारत ने बनाया है। जी, इसे भारत ने बनाया था और इसका नाम बदलकर अफगान भारत मैत्री बांध कर दिया गया है। 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा, और जापान का कौन सा बांध प्रसिद्ध है? जापान में कुरोबे नदी पर कुरोबे बांध है। ये भी एक आर्च डैम है। और आखिर में तजाकिस्तान, वहां का न्यूरिक बांध। हाँ, न्यूरेक बांध, ये वक्ष नदी पर बना है। अच्छा, तो हम बात करेंगे जनजातियों के बारे में, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम जनजाति कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? हाँ, ये सवाल तो सबसे पहले आता है मन में। देखिए, जनजाति मतलब लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक खास भौगोलिक इलाके में रहता है। जैसे जंगल या पहाड़। बिल्कुल, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, कहीं भी। और उनकी अपनी एक अलग भाषा होती है, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज। और वो एक तरह से बाहरी दुनिया से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं ना? सही कहा, वो ज्यादातर अपनी पारंपरिक जीवन शैली को ही बनाए रखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका के बर्फीले इलाकों से। मेरे ख्याल से सबसे पहले एस्किमो का नाम ही आता है। बिल्कुल, एस्किमो, जिन्हें अब इनुइट कहना ज्यादा सही माना जाता है, वो ध्रुवीय क्षेत्रों के मतलब एक्सपर्ट हैं। ध्रुवीय क्षेत्र यानी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड वाले इलाके। हाँ, वही, जहां साल के ज्यादातर समय बर्फ ही बर्फ होती है और उनका पूरा जीवन आप कह सकते हैं इसी बर्फ के आसपास घूमता है। और यहीं पर उनके वो बर्फ वाले घर इग्लू की बात आती है। हम सबने सुना इसके बारे में। हाँ, इग्लू, पर यहाँ एक बहुत मतलब आम धारणा है कि वो उनके परमानेंट घर होते हैं, हमेशा वहीं रहते हैं। बिल्कुल, जबकि ज्यादातर मामलों में ऐसा है नहीं। वो असल में शिकार के सफर के दौरान बनाए गए अस्थायी ठिकाने होते हैं। अच्छा, ये तो नई बात है। और मजे की बात देखिए, उनका पूरा सर्वाइवल सिस्टम उसी माहौल से निकला है। रहने के लिए बर्फ से इग्लू बना लिया, आने जाने के लिए स्लेज गाड़ी बना ली जिसमें पहिए नहीं होते, जिसे वो कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और शिकार के लिए भी उन्होंने जानवरों की हड्डियों से एक हथियार बनाया, हार्पून। हार्पून, ये कितना लंबा होता होगा? कोई 4-5 फुट लंबा। इससे वो सील और वेल जैसी बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं। तो इग्लू, स्लेज, हार्पून, ये तीनों चीजें दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने एक मुश्किल माहौल में जीना सीख लिया। कमाल है। अच्छा, उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन का भी जिक्र बहुत होता है। हाँ, हालांकि रेड इंडियन शब्द अब थोड़ा पुराना हो गया है। अब ज्यादातर लोग नेटिव अमेरिकन या मूल अमेरिकी कहते हैं। अच्छा, ये अमेरिका के मतलब असली निवासी हैं। यूरोपीय लोगों के आने से हजारों साल पहले से वहां रह रहे थे, मुख्य रूप से आज के यूएसए और कनाडा में। और माया जनजाति, उनका भी तो नाम बहुत बड़ा है। हाँ, माया सभ्यता तो बहुत ही गौरवशाली रही है। वो मुख्य रूप से मेक्सिको के इलाके में बसे थे। अपनी वास्तुकला और कैलेंडर के लिए जाने जाते थे शायद। बिल्कुल, वास्तुकला, खगोल विज्ञान बहुत उन्नत थे वो। उनके पिरामिड आज भी हैं। इनके अलावा यूएसए में
होपी और यांकी जैसी जनजातियां भी मिलती हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की बर्फ से निकलकर अब अगर हम अमेज़न के घने जंगलों की तरफ जाएं, तो वहां तो चुनौतियां बिल्कुल अलग होंगी। एकदम अलग। वहां हमें मिलती है बोरो जनजाति, मुख्य रूप से ब्राजील के अमेज़न बेसिन में। देखने में कैसे होते हैं ये लोग? शारीरिक रूप से तो ये मूल अमेरिकियों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनका स्वभाव काफी जुझारू और कह सकते हैं निर्दयी माना जाता है। निर्दयी, ये तो काफी कठोर शब्द है। हाँ, और पुराने विवरणों के अनुसार इसकी वजह थी, कहा जाता है कि उनके समाज में लड़ाई और बदला लेने की भावना बहुत मजबूत थी। अच्छा। और कुछ मौकों पर मानव हत्या और मांस भक्षण जैसी प्रथाएं भी थीं। वो जीत की निशानी के तौर पर दुश्मनों की खोपड़ियों को अपनी झोपड़ियों के बाहर लगाते थे। ये सुनना ही कितना अजीब लग रहा है। हाँ, ये बाहरी लोगों के नजरिए से लिखी गई बातें हैं, लेकिन ये उनकी ताकत दिखाने का एक तरीका था। समझी। चलिए अब अफ्रीका चलते हैं। कहते हैं कि वहां दुनिया में सबसे ज्यादा जनजातीय विविधता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अफ्रीका तो जैसे जनजातीय संस्कृतियों का एक जीता जागता म्यूजियम है। शुरुआत करते हैं कांगो नदी बेसिन की पिग्मी जनजाति से। कांगो नदी, वो जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वही तो। पिग्मी जनजाति की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पेड़ों पर घर बनाते हैं। पेड़ों पर? सच में? हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है। जमीन के खतरों जैसे जंगली जानवरों और बाढ़ से बचने का एक बहुत ही कारगर तरीका ही है। वाह, ये तो मुझे कालाहारी मरुस्थल की बुशमैन जनजाति की याद दिला रहा है। मैंने पढ़ा था कि उनका खाना बहुत अनोखा होता है। हाँ, बुशमैन जनजाति जो बोत्सवाना के कालाहारी रेगिस्तान में रहती है, उनका मुख्य भोजन है दीमक। दीमक? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसीलिए दीमक को बुशमैन का चावल भी कहते हैं। बुशमैन का चावल? कमाल है, हर जगह इंसान ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया है। बिल्कुल। अब देखिए, अफ्रीका में ही मसाई जनजाति है, केनिया और तंजानिया में। हाँ, मसाई वॉरियर्स अपने लाल कपड़ों और लंबे कद के लिए बहुत मशहूर है। सही। और एक दिलचस्प बात, उनके बनाए गए पारंपरिक घर को क्रोल कहते हैं। क्रोल? ये कैसे बनता है? ये मिट्टी और गोबर से बना एक गोल बाड़ा होता है। ओह, तो जैसे एस्किमो का इग्लू बर्फ से, वैसे मसाई का क्रोल मिट्टी से। सही पकड़ा आपने। हर जनजाति अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करती है। इसी तरह सहारा रेगिस्तान में तुआरेग जनजाति है। इन्हें रेगिस्तान के नीले लोग भी कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि ये नीले रंग के कपड़े पहनते हैं और आज के समय में ये सहारा घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए गाइड का काम भी करते हैं। मतलब अपनी पारंपरिक जानकारी को आधुनिक दुनिया से जोड़ रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और दक्षिण अफ्रीका में? दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोर जनजातियां हैं। उनका इतिहास थोड़ा जटिल और टकराव भरा रहा है। वाकई अफ्रीका में तो हर जनजाति की अपनी एक अलग ही दुनिया है। अब एशिया की तरफ चलें? जरूर। एशिया भी विविधता में कम नहीं है। अरब के रेगिस्तान में आपको बद्दू जनजाति मिलेगी। ये खाना बदोश होते हैं शायद। हाँ, खाना बदोश हैं। इनका जीवन ऊंट, भेड़, बकरियां पालने पर ही निर्भर करता है। और अगर थोड़ा पूरब की ओर चलें, ईरान, इराक की तरफ, तो वहां कुर्द जनजाति का नाम आता है। हाँ, कुर्द। ये लोग ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया के पहाड़ी इलाकों में बसे हैं और ये काफी समय से अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। यानी इनकी पहचान सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, राजनीतिक भी है। बिल्कुल। अच्छा, और मध्य एशिया का क्या? किर्गिस्तान और पामीर के पठार जैसे इलाकों में? वहां रहती है किर्गिज जनजाति। ये भी खाना बदोश है और घोड़ों से इनका गहरा रिश्ता है। अच्छा। इनकी 2 चीजें बहुत खास हैं। एक तो उनका पेय कुमिस, ये घोड़ी के दूध को सड़ाकर बनाई गई एक तरह की खट्टी शराब होती है। घोड़ी के दूध से शराब? ये तो मैंने पहली बार सुना है। और दूसरी चीज है उनका घर। वो एक गोल तंबू में रहते हैं जिसे यूर्त कहते हैं। इसे आसानी से खोला और पैक किया जा सकता है। वाह, तो फिर से वही बात, मसाई का क्रोल मैदानों के लिए और किर्गिज का यूर्त खुले पठारों के लिए, बनावट माहौल के हिसाब से। एकदम सही। और रूस के ठंडे इलाके साइबेरिया में? साइबेरिया में कमसिन और युकागीर जैसी जनजातियां हैं। उनका जीवन भी काफी हद तक उत्तरी अमेरिका के इनुइट जैसा ही है, कठोर ठंड और शिकार पर आधारित। और दक्षिण पूर्व एशिया में, जैसे मलेशिया, श्रीलंका? मलेशिया में सेमांग जनजाति है और श्रीलंका में वेद्दा। वेद्दा, ये नाम कैसे याद रहेगा? इसे आप रावण से जोड़ सकती हैं। कहते हैं रावण वेदों का ज्ञाता था और वो श्रीलंका से था, तो वेदों से वेद्दा। हाँ, ये तरीका तो काम करेगा। हाँ, बस याद रखने के लिए। माना यह जाता है कि वेद्दा लोग श्रीलंका के सबसे पहले निवासी थे। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक बात बताइए, जापान जैसे टेक्नोलॉजी में इतने आगे देश में भी क्या कोई मूल जनजाति है? हाँ, ये बात बहुत से लोगों को हैरान करती है। जापान में आइनू नाम की एक मूल जनजाति है। आइनू? हाँ, वो मुख्य रूप से जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो में रहते हैं और उनकी भाषा और संस्कृति जापानी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। कमाल है। तो अब हमारे पास यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बचे हैं। यहाँ शायद तस्वीर उतनी घनी नहीं होगी। सही है, लेकिन यहाँ भी महत्वपूर्ण समूह हैं। यूरोप में नॉर्डिक देशों में नॉर्डिक जनजाति के लोग हैं जिनका संबंध वाइकिंग से जुड़ा जाता है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में? हाँ, और बेल्जियम में फ्लेमिश जनजाति है। अच्छा,
और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का क्या? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को अक्सर एबोरिजिनल कहा जाता है। उनमें से एक प्रमुख जनजाति है ब्लैक फैलो। उनकी संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों में से एक है। कितनी पुरानी? करीब 60,000 साल से भी ज्यादा। 60,000 साल, ये तो कल्पना से भी परे है। और आखिर में न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड की पहचान वहां की माओरी जनजाति से ही जुड़ी है। वो पोलिनेशियन नाविक थे। और उनका वो युद्ध नृत्य हाका तो अब पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड की रग्बी टीम उसे अपने मैचों से पहले करती है। ये उनकी सांस्कृतिक ताकत का प्रतीक बन गया है। तो आज हमने देखा कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।